आज की डेट में इंडियन कल्चर में एक बड़ी प्रॉब्लम है। अभी आप अपनी वाइफ के साथ बैठो और उनसे डिस्कस करने लगो कि मेरी ये लाइफ इंश्योरेंस है, ये सेविंग्स है, ये सेविंग्स है, तो वो पैनिक हो जाती है। अगर आप रिच बनना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो और कोई वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो किस समय आपको पैनिक नहीं करना है, किस समय आपको रुकना है और कितना जाना है, इसके बारे में जानने के लिए, आपके लिए सोचने के लिए एक आपको आउटसोर्सिंग एजेंसी चाहिए जो कंप्लायंस हो, रिसर्च ड्रिवन हो और कम से कम अकाउंटेबल हो आपके प्रति। अगर वो कहीं से इंश्योरेंस लेता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है कि जब वो क्लेम कराने जाएगा तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर। क्लेम तो एट द एंड ऑफ द डे कंपनी ही करती है, हमारा काम होता है आपको फेलिसिटेट करना। तो जो भी उस पॉलिसी में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई चीज़ कम मिले या ज़्यादा मिले, इस पे हम आपकी हेल्प कर देते हैं। और जस्ट इन केस अगर रिजेक्ट हो जाता है तो क्या सिनेरियो रहता है? क्लेम तो कोई भी रिजेक्ट नहीं होते अगर आपने मटेरियल फैक्ट सही बताए हैं। एक बुक मैंने पढ़ी, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, कि कौन रोएगा जब आप चले जाओगे। लेकिन अगर मैंने किसी को जो मैंने सीखा है और ये मैं इसी सेक्टर में आने के बाद सीखा, वो चीज़ अगर मैं किसी को ट्रांसलेट कर पाता हूँ, उसको बता पाता हूँ, उसकी लाइफ में उतार पाता हूँ, तो शायद लगता है अच्छा है। और इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है कि वो एक इंडेम्निटी होती है। मेरे फाइनेंशियल मतलब जो भी मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी है उनके लिए सिक्योरिटी होती है कि मैं चला गया तो मेरे घर को फाइनेंशियल लायबिलिटी मिलती है। दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया और एक को पेंशन प्लान कहते हैं। कम जिए तो लाइफ इंश्योरेंस काम करेगा और ज़्यादा जिए तो पेंशन प्लान काम करेगा। तो ये दोनों इंडेमिटी की आपको बैलेंसिंग करनी होती है कि कम जिए तो क्या होगा और ज़्यादा जिए तो क्या होगा। वेलकम। बहुत बार ये ऐसा होता है कि हम ये जरूर सोचते हैं या ये हमारे ध्यान में आता है, एटलीस्ट मुझे तो आता है, कि जो इंश्योरेंस हमने ले रखा क्या वो सच में हमारे पूरे वक्त में काम आएगा भी, या इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जिसके लिए हम पैसे दे रहे हैं और देते जा रहे हैं। अक्सर ये ख्याल रिन्यूअल के आसपास ही आता है। दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट मूविंग बियॉन्ड द सेल्स एस्पेक्ट ऑफ the insurances and understanding the planning, the production, and what it affects in very long term aspect. long term में कोई भी इंश्योरेंस हमारे फाइनेंशियल्स के लिए, हमारे फैमिली के लिए क्या रोल प्ले करता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पॉडकास्ट. डू वॉच दिस पॉडकास्ट विथ योर लव्ड वंस, विथ योर फैमिली टू, so that they can also understand कि एक इंश्योरेंस की क्या मान्यता है और कैसे चूज करना. हेलो एवरीवन, एंड वी हैव टुडे सर अजीत सर विद अस, एंड इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है नेम्ड एज वेल्थ वैली. बेसिकली इनका मेन कॉन्सेप्ट, मेन फोकस है रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो let's dive into it and first understand कि वेल्थ वैली अपने आप में क्या है. वेल्थ वैली इंश्योरेंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड IRDAI रजिस्टर्ड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मल्टीपल RBI सेबी और IRDAI रेगुलेटेड प्रोडक्ट बेचते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम मल्टीपल कंपनीज़ के साथ काम करते हैं। अगर आप ऐसा करो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गई तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल कंपनीज़ हैं। हेल्थ की बात करो, मल्टीपल कंपनीज़ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। म्यूचुअल फंड की बात करो, मल्टीपल कंपनीज़ मल्टीपल प्रोडक्ट। तो हमारा काम क्या है कि हम एनालाइज करते हैं कौन सी कंपनी का क्या है। अगर हम सपोज़ करते हैं कि हम एक जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हम ये बात देखते हैं कि कितना टैट है उनके क्लेम सेटलमेंट का और उनके क्लेम सेटलमेंट का रेशियो कितना है। हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो उनका प्रोडक्ट अगर सेविंग है तो IRR कितना है, टर्म इंश्योरेंस है तो उनके साथ जुड़ी हुई एडिशनल सर्विसेज, एड ऑन एडवांटेज क्या है जो एक क्लाइंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अब हमारा काम है एक कस्टमर के लिए एनालाइज करना कि उसके लिए कौन सा प्लान, किस तरह का प्लान बेटर होगा। हेल्थ के लिए कौन सा प्लान वो ले सकता है। जैसे ओल्ड जनरेशन के जो प्लान्स थे वहाँ पे एक लिमिटेशन थी सम एश्योर्ड की। अब क्या है कि अब अनलिमिटेड का एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ, तो अब आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सूट करता है इस पर कोशिश करते हैं। इसी हिसाब से म्यूचुअल फंड हुआ, म्यूचुअल फंड में आपको क्या कॉर्पस बनाना है, आपके पास टेन्योर कितना है, उस हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं इस प्लेटफॉर्म को हम। तो ये कस्टमाइजेशन एक क्लाइंट के लिए क्या होता है कि उसके लिए एक पर्सनल हेल्थ मैनेजर के रूप में हम काम करते हैं जहाँ से वो अपनी रिस्क और उसके बारे में बात कर पाए। आज की डेट की प्रॉब्लम क्या है कि हम कई जगह हम जाके अपने KYCs डाल देते हैं, अपने मोबाइल नंबर डाल दिया, अपनी मेल ID डाल दी और हम रिसर्च कर रहे हैं। बेसिकली जब हम रिसर्च करते हैं तो पूरी तरह से हमें प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता चल पाता है। हम प्रोडक्ट के हर एक्सक्लूजन्स को, हर इंक्लूजन्स को हम कस्टमर को बताते हैं, तो उसके लिए डिसाइड करना आसान होता है कि हमें क्या लेना है। ठीक है, तो अब बिफोर गेटिंग इनटू कि वेल्थ वैली के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, उससे पहले आई वुड लाइक यू टू प्लीज टेल अस कि आपकी बिगनिंग कहाँ से शुरू हुई. I have started my career accidentally in 2004. Oh.
मेरे को इंश्योरेंस में नहीं जाना था। इंश्योरेंस किसी का भी बेसिक नहीं होता। बचपन में हम पैदा होते तो ये नहीं सोचते कि हम लाइफ इंश्योरेंस बेचेंगे या हेल्थ इंश्योरेंस बेचेंगे। सेम मेरे साथ था। हर आदमी के ड्रीम्स अलग अलग होते, लेकिन पता नहीं वो कौन सा एक्सीडेंट था जिसने मुझे इस जर्नी में घुसा दिया। इन 2004 आई स्टार्टेड अ जॉब विद अ इंश्योरेंस कंपनी, और एक दिन पहले मुझे नहीं मालूम था कि मैं कल से जॉब करने वाला हूँ। और ये एक्सीडेंट था कि अचानक से ये हुआ, और मेरे आगे पीछे पूरा इकोसिस्टम लग गया कि अब तुम्हें करनी है। मैं गया, इंटरव्यू दिया, हो गया, चल रहा है। तो वहाँ तक तो ठीक था। जॉब करने में टारगेट्स होते हैं, प्रेशर्स हमारे यहाँ बहुत होते थे। तो काम शुरू हुआ, टारगेट्स आए, कुछ टारगेट अचीव हुए, कुछ नहीं अचीव हुए। फिर लगा यार ज़िंदगी कुछ अनमनी सी है, कुछ हो नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मेरे को फ़ोन आया, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। किसी ने फ़ोन किया कि राजेश के बारे में सुना? मैंने कहा हाँ, क्या हुआ? तो कहा कि उसकी डेथ हो गई, तो इवन उसकी मर्डर हो गया था। तो मैं वहाँ गया, वो देखा, वो मंज़र बड़ा ख़राब था। अब देखने के बाद फिर आज भी वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मंज़र देखा, फिर ठीक है। फिर उसने, जब राजेश था तो उसने ही हैज़ टेकन अ पॉलिसी फ्रॉम मी। उसने कहा मेरे बड़े भाई जो हैं वो मेरे पापा के इस तरह हैं और मैं उन्हीं को नॉमिनी बनाऊंगा। फिर मैं जब उसके यहाँ तेरे ही में गया, उसके बाद वहाँ देखा तो उसके फादर जो थे उनकी 70s की एज थी, और उसकी एक छोटी बहन थी जिसकी एज 23-24 होगी। और भाई को देखा, भाई नहीं आए उनके, उनके बेटे का एग्ज़ाम था तो वो नहीं आए, मुंबई रहते थे, ठीक है। उसके बाद सब कुछ ख़त्म हुआ, मैंने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए उनके यहाँ, वो चेक लेके पहुँचा, मैंने वो चेक दिया। वो जो मतलब वो चेहरे पे खुशी और दुख एक साथ कैसे होते हैं, ये मैंने एक बार, पहली बार ऑब्ज़र्व किया। उनको लगा बेटा तो नहीं, कम से कम फाइनेंशियली वो मेरे को सपोर्ट करके गया। वो अपनी बिटिया की तरफ देखे, मुझे मालूम था उसे शादी करनी है। तो वो जो पूरा एटमॉस्फेयर था वो बड़ा अलग था। तब मुझे लगा नहीं, यही तो पर्पस है कि अगर उस वक्त काम आओ जब सब लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, अगर किसी के लिए भी। और उसके बाद ये जर्नी चलती गई, बहुत सारे क्लेम, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो सेटिस्फेक्शन इसमें नहीं कि सेल हो गया, सेटिस्फेक्शन इसमें कि सर्विस मिल गई कस्टमर को, वो नीड पे, उसको ज़रूरत पे काम मिल गया। उसने लाइफ का पर्पस ही मतलब बदल दिया। अब लगता है कि नहीं यार, अच्छी चीज़ें, अच्छे प्रोडक्ट्स हम बेचते जाएं, इस जर्नी में चलते गए, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग दुनिया में देखी, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। लेकिन आज मैं जहाँ हूँ वहाँ पे बहुत खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये खुशी लोगों के साथ चलती रहे। अच्छी चीज़ें, बुक्स आप भी पढ़ते हो, बुक्स हम भी पढ़ते हैं। एक बुक मैंने पढ़ी, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, कि कौन रोएगा जब आप चले जाओगे। तो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कुछ आर्टिस्टिक कर दूँ, सिंगिंग कर लूँ या कुछ भी कर लूँ। मेरे पास एक चीज़ थी कि मेरे जाने के बाद कितने पोर्टफोलियोज़ होंगे जिन्होंने लाइफ में जो सोचा ना होगा कि वो 1 करोड़ उनके पोर्टफोलियो में हो, 2 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक मेरे पास क्लाइंट आए, नाम नहीं लूँगा। उनकी एज 62 थी, तो उनके लिए एक मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट मतलब पिच किया 100 ईयर्स का। उनका बेटा 35 ईयर का, उनके लिए एक प्रोडक्ट पिच किया 45 ईयर तक कवर करेगा। उनका पोता था 4 ईयर्स का, उसके लिए 45 ईयर का प्रोडक्ट पिच किया। तो अगर पोता 45 + 4 यानी कि 49 ईयर्स का हो जाता है, तो उसका बेटा भी 19 के आसपास होगा। अब वो 4 जनरेशन का प्रोडक्ट हो गया, और ऑब्वियसली मैं वहाँ तक नहीं रहूँगा। लेकिन एक दिशा, एक डिसिप्लिन मैंने उनके साथ इनकलकेट कर दी, और उस डिसिप्लिन से वो लाइफ में, उनकी लाइफ में हमेशा चीज़ें चलती रहेंगी, उनकी फैमिली के लिए चीज़ें चलती रहेंगी। वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है कि मैं रहूँ ना रहूँ। लेकिन अगर मैंने किसी को, जो मैंने सीखा है और ये मैं इसी सेक्टर में आने के बाद सीखा, वो चीज़ें अगर मैं किसी को ट्रांसलेट कर पाता हूँ, उसको बता पाता हूँ, उसकी लाइफ में उतार पाता हूँ, तो शायद लगता है अच्छा है। आपने वेल्थ वैली को स्टार्ट आई गेस 2017 में करा। 2017 में आपने वेल्थ वैली को क्या सोच करके स्टार्ट करा? व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट अबाउट इट? आई वॉज वर्किंग विद सम कंपनी, और मैं एज अ हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो एक ठीक ठाक बहुत अच्छे पैकेज पे था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था। मुझे एक गैप लग रहा था। क्लाइंट बहुत हार्ड अर्न मनी लेके आता है वो, और वो हमें देता है और हमारे भरोसे पे देता है, और भरोसे पे देने के बाद उसको हम जो भी रिटर्न्स है वो मिल पाते हैं। और जिस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट करता था, उस कंपनी से जो रिटर्न मिल लेते। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी, बहुत अच्छे सारे तरह प्रोडक्ट्स हैं उनके पास भी, लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन हम दे नहीं पा रहे थे।
ठीक है, वेल्थ वैली प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे पता चला। आई हैव अप्लाइड फॉर विथ IRDA और वहाँ से मुझे लाइसेंस मिला। लाइसेंस मिलने के बाद मुझे लगा कि यहाँ से मेरा पर्पस सॉल्व हुआ कि कस्टमर का लाइफ, हेल्थ, मोटर, उसके प्रोफेशनल नीड और पर्सनल नीड दोनों को कैटर करता है, और म्यूचुअल फंड उसके साथ। तो अब मेरा दायरा बढ़ गया। अब मैं कस्टमर के लिए उसके हेल्थ का, उसके मोटर का, उसका टर्म, उसकी सेविंग्स, उसके इन्वेस्टमेंट्स सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। तो मेरा दायरा बढ़ने से ये फ़ायदा हुआ मुझे कि मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और दूसरा जो प्रॉब्लम थी कि कई प्लेटफॉर्म्स, कई सारे, अब आप जानते हो हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है कि वो मामा है, वो चाचा हैं, वो बैंकर है, उनके साथ वो लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसे लगाए और उनको रिटर्न, जो मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न भी नहीं मिल पाए। तो मुझे लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो अकाउंटेबल हो कस्टमर के प्रति, जो रिस्पॉन्सिबल हो कस्टमर के प्रति, उसकी ज़रूरत बहुत है। मार्केट में बहुत बड़ा गैप है कि हमने मल्टीपल जगह किया। अब मान मेरे पास एक कस्टमर आए, वो कस्टमर की वाइफ थी, वो हमारे पास आई, वो एक पैन कार्ड रखी कि मेरे हस्बैंड की पैन कार्ड है। तो मैंने कहा पॉलिसी भी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा पॉलिसी तो नहीं है मेरे पास, मैं ढूंढ रही हूँ सारी इंश्योरेंस कंपनी में जाके इस पैन कार्ड को दिखा रही हूँ और ये पता करने की कोशिश करूँगी कहीं उनका इंश्योरेंस है कि नहीं है। अब आप सोचो कि हस्बैंड चले गए और वो इस बात के लिए कोशिश कर रही हैं, क्योंकि लंबी बीमारी के बाद गए, बहुत पैसे खर्च हो गए, अगर उनका कंसल्टेंट जो भी था वो लौटा नहीं। अब डेटा ये सजेस्ट करते हैं कि 90% एजेंट 3 साल बाद अपना लाइफ इंश्योरेंस का काम छोड़ देते हैं। 90% एजेंट 3 साल बाद काम छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले साल कमीशन मिली, फिर रिन्यूअल्स कम हुए तो उन्होंने काम छोड़ दिया। अब वो कस्टमर्स को IRDA भी ऑर्फन कस्टमर कहती है, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब जैसे मान लो आप किसी बैंक से पॉलिसी लेते हो तो बैंक वाला कहता है सर्विस के लिए इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच जाओ, तो वहाँ ऑर्फन कस्टमर की संख्या बढ़ती जा रही है, उसकी हैंड होल्डिंग कहीं नहीं हो रही है। तो ऑर्फन सर, ये ऑर्फन ऑर्फन का मतलब वही ऑर्फन होता है, ठीक है, जहाँ जिसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि एजेंसी जो एजेंट होता है बीच में कंपनी के, उसका काम है सर्विस देना, उनका क्लेम, उनके पे सपोर्ट करना। देखिए क्लेम और मैच्योरिटी तो कंपनी ही देती है, लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना कि उसको मालूम नहीं है। अब ऐसे ऑर्फन कस्टमर्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। मुझे लगा कि ऐसे कस्टमर्स को नॉलेज की ज़रूरत है, कुछ पता होने की ज़रूरत है। बहुत सारे क्लाइंट से मैं मिला, उनके क्लेम इस कारण से रुक गया कि उनके एजेंट ने उनको बताया नहीं। तो एक मिडिल मैनेजमेंट में इतने साल काम करने से बहुत सी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। तो वहाँ पे जब हम उन क्लाइंट्स की क्वेरीज़ को उठाए तो कंपनियों ने रिजॉल्व किया, कुछ क्वेरीज आई उसको रिजॉल्व किया। तो एक टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत थी और वो मिल नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि यार इस सेक्टर ने मुझे बहुत कुछ दिया, एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आके मैं यहाँ तक पहुँचा, तो मुझे लगा कि अब इसको और ब्रॉड करने की ज़रूरत है और कस्टमर्स के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जहाँ से वो अपने लिए जो प्रोडक्ट ले रहा है एटलीस्ट उसके नॉमिनी को उसका बेनिफिट मिले। तो हमारा काम सर्विस सेल्स नहीं है, हमारा काम सर्विस से सेल्स तक, सेल्स से सर्विस तक की बात है। यानी हम चाहते हैं कि हम एक क्लाइंट के लिए सेल्स के साथ उसके बाद आफ्टर सेल्स सर्विस के लिए भी एक प्लेटफॉर्म दें। तो हमारे यहाँ अगर आपने क्लाइंट ने लिया है तो उसको फाइनल मैच्योरिटी, और अगर कोई भी मिसहैपनिंग हो गई तो क्लेम, इनमें सपोर्ट करना। ओके। तो सर ये आप करते कैसे, मतलब हाउ डू यू कीप अ ट्रैक ऑफ इट, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। क्योंकि कोई भी, अब जैसे आप ही ने कहा कि कोई जनरली पॉलिसी अपने चाचा, ताया, पापा किसी से ही लेता है, या कोई रिलेशन में या दूर से है तो वो उनसे लेता है। वो अगर उनको छोड़ करके आपके पास आ रहा है, आपके थ्रू ले रहा है, ठीक है, कल को जिसने लिया वो नहीं है, तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि वो नॉमिनी तक उनका पूरा जाए? ये पहला तो हमने एक ऐप बनाया हुआ है। उस ऐप में आपने जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ली हुई हैं प्रीवियसली या नई पॉलिसी जो भी आप परचेज़ करो, उसका एक मतलब आपको वहाँ पे डिटेल हो जाता है, डिजिटल एक मतलब आपका एक बही खाता बन जाता है जहाँ आपने लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ, मोटर, एक्सीडेंटल या कोई भी पॉलिसी ली हुई है, तो उन पॉलिसी को हम एक जगह सिंक्रोनाइज़ करके एक जगह कर देते हैं। वेल्थ वैली का ऐप आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं कि हम म्यूचुअल फंड्स, आपके पोस्ट ऑफिस, FDs, सारी कुछ चीज़ें एक जगह सिंक्रोनाइज़ कर देते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इन एनी केस कोई भी कस्टमर किसी शाम घर नहीं पहुंचा और नहीं कभी नहीं पहुंचा, तो दो सिचुएशन है, एक तो उसने वेल्थ वैली चुना और एक उसने वेल्थ वैली नहीं चुना। वेल्थ वैली नहीं चुना तो उसके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म से उसने पैसे जमा किए हैं, तो पहले वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की IDs और पासवर्ड को वो करे, उन एजेंट्स को खोजे या किसी की हेल्प ले और जाए उन कंपनियों से पॉलिसी ले ले। अब हमारे प्लेटफॉर्म में सबसे अच्छा क्या है कि हमने आपकी प्रीवियस पॉलिसीज भी ले ली और करंट पॉलिसीज भी ले ली। डेथ होने के बाद हमारे पास क्लेम सेटलमेंट टीम है जो आपकी सारी इंश्योरेंस कंपनीज में जाके आपको हेल्प करेगी कि कैसे आप वहाँ से क्लेम ले सकते हैं।
म्यूचुअल फंड में सारी कंपनियां हमारे साथ काम करती है, तो टाइटल चेंज या जो भी कुछ प्रोसेस होगा वो सारी प्रोसेस हमारी क्लेम सेटलमेंट टीम करेगी। अब आपको करना इतना है, आज की डेट में इंडियन कल्चर में एक बड़ी प्रॉब्लम है। अभी आप अपनी वाइफ के साथ बैठो और उसे डिस्कस करने लगो कि मेरी ये लाइफ इंश्योरेंस है, ये सेविंग्स है, ये सेविंग्स है, तो वो पैनिक हो जाती है। ठीक है, अब उनको ये तो नहीं बता सकते कि ये वो पूछेंगे क्या हो गया, कुछ लग रहा है आपको, तो पैनिक करने की जगह आपको करना है कि ये वेल्थ वैली है, ये प्लेटफॉर्म है, ये मेरा ऐप है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल है जो क्लेम सेटलमेंट टीम के है, मेरे बात कुछ मत करना, जाना वहाँ पे पॉलिसी कर देना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म लिए हैं तो क्या होता है कि 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो जब भी कोई हम लोग के परिचित की डेथ होती है तो फ़ोन आता है, यार इनका सम एश्योर्ड कितना था या इनका डेथ बेनिफिट कितना था। मान लीजिए हमारी तरह का कोई प्लेटफॉर्म आप यूज़ नहीं कर रहे हो, सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर रहे हो, तो डेथ होगी, सब लोग पूछेंगे क्या क्या है, पॉलिसीज़ खोजी जाएंगी, फिर एक परिचित के परिचित को बुलाया जाएगा, उन सारी पॉलिसीज़ की डिटेल निकाली जाएंगी, कितना सम एश्योर्ड है, वो नॉमिनी तक पहुंचेगा। इसका एक प्रॉब्लम होता है, प्राइवेसी इशू बहुत बड़ी है। अब मेरे पास पहुंचा सारी पॉलिसीज़, मान लीजिए 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी कुछ आया क्लेम में, मेरे घर में सबको मालूम है कि मेरे पास 2 करोड़ रुपये आए। ठीक है, तो बाहर के लोग और घर के लोग, किसी की वो दीदी लगेंगी, किसी की भाभी होंगी, किसी की चाई होंगी, तो 6 महीने बाद फ़ोन आएगा, ताई वो 50,000 दे देना है, मेरे को ज़मीन खरीदनी है, घर में तबीयत ख़राब है। और रिसर्च ये कहते हैं कि दोस्त और फैमिली जितने रिलेटिव्स होते हैं वो पैसा लेते हैं, या तो वो देते नहीं, और देते हैं तो किस्तों में देते हैं, उसका काम नहीं होता। उनको ये नहीं है कि आपका ये लास्ट पैसा है। वेल्थ वैली के साथ जुड़े होने का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि सारा क्लेम नॉमिनी को पहुंच जाएगा। अब नॉमिनी के को ये प्राइवेसी के साथ पहुंचेगा। अब नॉमिनी उसको जैसे ही यूज़ करना चाहे वैसे ही यूज़ कर ले, और उसके बाद अगर उसको ऐसा लगता है कि उसको फर्दर कुछ मतलब इनकम प्रोसेस की जानने की ज़रूरत है, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपको फर्दर अगर उसको री इन्वेस्ट करने हैं तो उसके जितने भी आयाम होंगे हम आपको सारे एस्पेक्ट्स को बता देंगे। आप बेटर जज कर पाओगे कि हमको उस कैसे को कैसे मैनेज करना है। आज की डेट में बड़ी प्रॉब्लम है। अभी आज सुबह ही आ रहा था तो एक आईपीएस ने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लिया? उसने एक प्लेटफॉर्म पे शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट किए, अब प्रॉब्लली फॉरेक्स होगा, क्रिप्टो, बहुत सारे मार्केट्स हैं, तो उसने इन्वेस्ट किए, उसको एक फॉल्स डैशबोर्ड दे दिया गया। अब फॉल्स डैशबोर्ड से उसको बताया गया आपका पैसा बढ़ रहा, और लास्ट में पता चला उसके 7.5 करोड़ रुपये चले गए। अब एक आईपीएस या कोई भी हो जिसके 8 करोड़ रुपए चले जाएंगे, अब उसके पास लाइफ में कुछ नहीं बचा, उसने सुसाइड कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप वेल्थ वैली जैसा प्लेटफॉर्म चूज़ करते हो और वेल्थ वैली के डैशबोर्ड को यूज़ करते हो, तो पहले तो हम रेगुलेटरी एक बॉडी है। दूसरा चीज़ क्या है कि हमारे द्वारा हमारे पे जो भी इन्वेस्टमेंट आप किए हैं उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। आपके एक प्लेटफॉर्म से, जैसे आप एग्जांपल हमारे साथ म्यूचुअल फंड किए, तो पहले तो आपके पास मेल पे वो म्यूचुअल फंड के उस कंपनी ने आपको स्टेटमेंट भेजना है, फिर आप कैम्स, कार्वी, एमएफ सेंट्रल कहीं से भी वो चेक कर सकते हो, तो हमारा क्रॉस वेरीफाइबल है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ क्या मिलेगी कि हमारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ हमारे डैशबोर्ड पे नहीं दिख रहा, हर डैशबोर्ड पे दिख रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप 10 जगह केवाईसी लगा रहे हो, हर जगह रिसर्च करने के लिए आप साइट पे घुस रहे हो, वहाँ पे केवाईसी लगा रहे हो। डेटा शेयरिंग और डेटा का सेल करने का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी डेटा कहीं भी डाल रहे हो, वो डेटा सेल हो जाता है, उसके बाद आपके पास फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। हमारे पास डेटा की रेस्ट्रिक्शंस ये हैं कि हम डेटा प्राइवेसी के साथ काम करते हैं, हम किसी को भी डेटा शेयर नहीं करते हैं। तो आपकी मल्टीपल जगह पे डेटा शेयरिंग से बचोगे, मल्टीपल जगह पे केवाईसी से बचोगे। ये जितने भी डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये इसका ज़िम्मेदार हम और आप ही हैं कि हम अलग अलग वेबसाइट पे जाते हैं, अलग अलग ऐप्स पे जाते हैं, उनको सारा एक्सेस दे दे रहे हैं। अब वहाँ से हमारे पास फ़ोन्स बहुत सारे आने लग रहे हैं, और उन्हीं फ़ोन्स में से देखो, यू नेवर नो, आप हो मैं हूँ, दोनों बहुत जानते हैं, लेकिन गलतियाँ हम ही से होती हैं। Exactly. ठीक है, तो हम अपने मल्टीपल सोर्सेज पे अगर अपने केवाईसीज को डाल रहे हैं तो हम खुद को रिस्क ले रहे हैं। तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ सिंगल केवाईसी, सिंगल जगह पे हमारे सारे काम एक जगह से हो जाए। तो वो वेल्थ वैली, जैसे कि आपने बताया, हाँ, वेल्थ वैली के प्लेटफॉर्म पे हमारे म्यूचुअल फंड से लेकर रिस्क के मैनेजमेंट से लेके वेल्थ मैनेजमेंट के सारे ऑप्शंस आपको वहाँ मिल जाएंगे। प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी से लेकर के करंट के Current सारे के डेटा एक एक जगह पे जगह ही आ जाएंगे। अवेलेबल है। हाँ, हाँ। तो अगर कल को कुछ हो भी जाए तो नॉमिनी को भी कहीं पे नहीं भटकने आना की जाना जरूरत नहीं। पड़ेगा। हाँ, हाँ। एक ही ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन से वो सारी सारे चीजें मैनेज एक्सेस कर कर सकते लेंगे। हैं। हाँ, कंसल्टेंट्स के ऊपर आपने एक मुझे ध्यान है कि जब हमारी कॉन्वर्सेशन पे हो रही थी, आपने बताया था कि कंसल्टेंट्स, राइट कंसल्टेंट्स कैसे चूज़ करें। बट उस पे आने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी वेल्थ वैली की जो कोर टीम थी, जो स्टार्टिंग फाउंडिंग मेंबर्स थे, उनको आपने कैसे चूज़ किया
क्योंकि वही आगे चल कर के आपके कंसल्टेंट्स भी बने होंगे, जो लोगों को सही या जैसे भी एडवाइसेस सारी चीज़ें देते होंगे। तो आपने वो चॉइस कैसे करी? जब वेल्थ वैली का फॉर्मेशन हो रहा था तो हम लोग विंटेज तलाश रहे थे, किसकी विंटेज है इस सेक्टर में, ओके। किस सेक्टर में काम किए। तो फर्स्टली मैं जुड़ा। आई एट दैट टाइम आई हैव नियरली 14 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। संदीप सिंह को चुना, उनके पास करीब करीब 10-12 साल का 13 साल का एक्सपीरियंस था। पीयूष सिंह को चुना, अमरीश को चुना, फिर धीरे धीरे लोग चुनते गए। तो हमने इंश्योरेंस इंडस्ट्री से उन लोग को उठाया जो एक्सपीरियंस थे, नॉट एज अ एजेंट, एज अ मिडल मैनेजमेंट, ठीक है, एज अ लीडर, जो मतलब जो ट्रेनिंग का पार्ट होते हैं। जैसे हम लोग क्या वर्किंग कैसे चलती है कि हम जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनको हम अलग तरह की ट्रेनिंग देते हैं, वो अपने एजेंसीज को डेवलप करते हैं और वहाँ से कस्टमर तक पहुँचता है। हमने वो लेयर ही ख़त्म कर दी, हमने वहाँ से शुरू किया जहाँ से लीडरशिप है। उसके बाद हमने हर सेगमेंट के एक एक्सपीरियंस बंदे को उठाया। म्यूचुअल फंड में एक्सपीरियंस, दोज हू हैव स्टार्टेड दिस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जब स्टार्टिंग से उन्होंने काम किया। हमने न्यू इंडिया इंश्योरेंस के टॉप मतलब वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको लिया। तो हमने एक पूरी अम्ब्रेला बनाई, एक पूरा मतलब एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जहाँ हर सेगमेंट के एक टॉप व्यक्ति को लिया जिन्होंने एक्सपीरियंस किया। उनके साथ बैठ के हमने रिसर्च किया, ठीक है, हमने डेटा एनालिसिस किया। उस डेटा मैनेजमेंट के बाद हमने मॉक किया, कस्टमर्स के साथ हम मिले, कस्टमर के साथ बात किए। तो जो गैप मिल रहा था मार्केट में वो अभी भी वही गैप चल रहा है। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ प्लेटफॉर्म सस्ता प्रोडक्ट देते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं। प्रॉब्लम क्या है, उस कस्टमर तक जो कस्टमर को समझना है वो समझ में एट द एंड नहीं आता है। हम किसी न किसी प्रोडक्ट को पुश होते हैं और वो प्रोडक्ट हम खरीद लेते हैं। हमको ये समझना है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं और हमारी ज़रूरतों के हिसाब से कैसे किया जा सकता है। तो जैसे आज फैमिली डॉक्टर की ज़रूरत है, वैसे फैमिली पर्सनल फंड मैनेजर की ज़रूरत है। अगर आप रिच बनना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो और कोई वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो किस समय आपको पैनिक नहीं करना है, किस समय आपको रुकना है और कितना जाना है, इसके बारे में जानने के लिए, आपके लिए सोचने के लिए एक आपको आउटसोर्सिंग एजेंसी चाहिए जो कंप्लायंस हो, रिसर्च ड्रिवन हो और कम से कम अकाउंटेबल हो आपके प्रति। तो इस तरह का अभी लास्ट दिन मैं आमिर खान का सुन रहा था। तो आमिर खान ने कहा कि मेरे को एक पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे कितने पैसे कहाँ लगे हैं, कहाँ नुकसान हो रहे हैं। हाँ हाँ, तो उनके वो वेल्थ मैनेजमेंट, तो वेल्थ मैनेजमेंट हर आदमी के लिए ज़रूरत है। और आज की डेट में अगर आपके पास वेल्थ मैनेजमेंट नहीं है तो आप इस पूरे भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है ना, इससे आप बाहर हो जा रहे हो। तो जो आपके स्टार्टिंग के कोर मेंबर्स थे वही अल्टीमेटली फिर हायरार्की में वो ऊपर आए होंगे। फिर आपने बॉटम लाइन के कंसल्टेंट्स को कैसे चूज़ करा? मतलब उनका स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या था? देखिए जो नीचे के प्रोसेस, जो नीचे के जो टाइम मतलब हमारे बॉटम लाइन है जो मार्केट में जाते हैं, उनको चूज़ करने का क्राइटेरिया क्या होता है कि बेसिक उनकी नॉलेज क्या है, बेसिक उनकी एजुकेशंस क्या है। उसके बाद जो हमारी ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग हमारी ट्रेनिंग पे हम फोकस है। हम एक एक प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में उनसे बात करते हैं और रिगरस करीब करीब हम लोगों ने 3 साल के अंदर 450 घंटे की ट्रेनिंग मॉड्यूल ही चलाए। हम बिज़नेस पे फोकस ही नहीं किए, हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स चलाए और आज भी हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रोज़ के रोज़ चलते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो एडवाइज़र एंड कस्ट यूज़र के पास पहुंच रहा है उसको एटलीस्ट पूरे इकोसिस्टम की नॉलेज हो, वो जानता हो कि हम क्या बेचने जा रहे हैं और कस्टमर सेंट्रिक फिलॉसफी जो हमारी है वो उसके बारे में वो अवेयर हो। तो हम एक अच्छा प्रोडक्ट, देखिए कोई भी मिस सेलिंग नहीं करना चाहता। मिस सेलिंग दो ही कारणों से होती है, एक जब उसके ऊपर बहुत प्रेशर हो और एक उसके पास नॉलेज कम हो। तो हमने नॉलेज को ज़्यादा वो किया, नॉलेज से प्रेशर कम हुआ, उनकी रेवेन्यूज़ बढ़ी और वो आज अच्छा कर रहे हैं और अच्छा लगता है। हाँ, एक्चुअली में क्या थी ना, ये 2008, 7, 8, 9 ये मिस सेलिंग का एक ऐसा दौर था जहाँ बहुत सारी चीज़ें हुई। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जिन्होंने हार्ड अर्न मनी अपनी लगाई और उनकी मनी के कुछ कम हुए, कुछ नुकसान हुए, कुछ चीज़ें हुई। तो मुझे लगा नहीं, एक ऐसा इकोसिस्टम भी डेवलप करना चाहिए जहाँ पे वो हमारी अकाउंटेबिलिटी कस्टमर के प्रति हो, हमारी अकाउंटेबिलिटी कंपनी के प्रति ना हो। तो उस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए एक नॉलेज की ज़रूरत थी। प्रोडक्ट बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज़ के हैं, तो हमारे पास हर आदमी के लिए अलग अलग मॉड्यूल, अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो उनकी ज़रूरतों को काम देते हैं। तो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल पे ही हमारा फोकस है बेसिकली। जब आपको नॉलेज होगी तो आप सही चीज़ बेचोगे। राइट, एग्जैक्टली। तो हमारा फोकस यही है। ओके। तो आप फर्स्ट सेट ऑफ क्लाइंट्स के बारे में बात करते हैं कि जो वेल्थ वैली के अंदर जो फर्स्ट सेट ऑफ क्लाइंट्स आए वो कौन थे और क्या उनकी जर्नी रही? देखिए जो फर्स्ट सेट ऑफ क्लाइंट्स आए तो ये जर्नी थोड़ी सी और मतलब मेरे लिए चैलेंजिंग थी। मैंने स्टार्टेड माई करियर तो मेरे पास क्लाइंट बेस जीरो था, मेरे पास क्लाइंट थे ही नहीं जो मैं जिनको डायरेक्टली मैंने अप्रोच कर सकूँ। तो आई वाज स्टार्टेड मूविंग, कोल्ड कॉल्स पे जाना शुरू किया, लोगों के पास गया
मेरी कॉल 2-2 बजे रात तक मैं वेट किया कस्टमर्स का, ठीक है, कि 2-2 बजे तक रात तक अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, वेट किया। लोगों से बातचीत की, प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बताया, कुछ उनकी फीडबैक्स लिए। तो पहला काम तो हमने कोल्ड कॉल से स्टार्ट करा। कोल्ड कॉल से स्टार्ट करा, जहाँ-जहाँ मतलब जो भी एचएनआईज़, अल्ट्रा एचएनआईज़ हैं, उनके तक पहुँचा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तक पहुँचा, उनसे बात की। तो ये जर्नी पहले तो शुरुआत में बहुत मतलब ऐसी थी कि बहुत स्ट्रगलिंग थी, बहुत चैलेंजिंग थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ था, जब मैं मार्केट में घूम रहा था तो मेरे साथ एक मेरा एम्प्लॉयी था, उसने पूछा, "सर अभी तो आप अच्छी पोजीशन पे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो यहाँ क्यों आ गए?" हमने कहा, "तुम्हें आज की जर्नी दिख रही है, मुझे 5 साल बाद की दिख रही है। आज मुझे 5 साल बाद ये अच्छा लग रहा है कि हमने बहुत सारे क्लाइंट को वो चीज़ दी है।" अब एक क्लाइंट मतलब इन स्टार्टिंग माई करियर 2017-18 में एक क्लाइंट था, उसकी उनकी एज 30 ईयर्स थी। तो उनके वाइफ को मैंने एक प्लान भेजा इंश्योरेंस का। वो प्लान 5 बार मैंने उनको लिंक भेजा, उन्होंने पेमेंट नहीं किया। छठवीं बार किसी तरह से उसने पेमेंट कर दिया। एट द एज ऑफ 35 उनकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट में डेथ होने के बाद उनके नॉमिनी को 50 लाख रुपए गए। 50 लाख रुपए जैसे मैंने ट्रांसफ़र कराए, और सबसे अच्छी बात है उनकी पॉलिसी में 24 घंटे के अंदर क्लेम प्रोसेस हो गया। तो जैसे पैसे गए वैसे आप जानते हो सब लोग आ जाते हैं। तो मैंने उनको प्रेशर बनाए रखा। मैंने उस पैसे को री इन्वेस्ट कराया। आज उनको मंथली पैसे जाते हैं जो इन्वेस्टमेंट मैंने कराया। अब वो मंथली पैसे जाने के साथ साथ पैसा भी ग्रो किया। तो अब क्या है कि वो पैसा उनको अगले 17 साल तक मिलेंगे। जब उनकी वाइफ की एज करीब करीब मान के चलो अभी 32 की थी, तो 17 ईयर 49 तक उनको वो पैसे मिलेंगे। फिर एक मोटी मैच्योरिटी मिलेगी। और ये म्यूचुअल फंड वाला जो पैसा है, ये इनको मतलब लाइफ टाइम जो इन्वेस्टमेंट है, ये इनको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। तो एट द एंड वो आदमी तो चला गया, लेकिन वो ज़िंदा हैं उनकी रेगुलर इनकम के माध्यम से। तो ये जो फर्स्ट सेट ऑफ क्लाइंट थे, थोड़ा चैलेंजिंग था। पहले लोगों ने चेक किया, मैं किसी से बात करता था, आप मुझसे मोटर इंश्योरेंस करा लो, तो उसको लगता था यार ये तो नया नया है। किसी से कहता था हेल्थ करा लो, उसको लगता था ये नया नया है। इवन जब मैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप करने की बात किया, तो मैं ऑफिस गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको साथ टाई अप नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने उनके सीईओ को एक मेल डाली। उनके जोनल मैनेजर का फ़ोन आया कि आप लाइफ इंश्योरेंस बेचते हो, तब जनरल कैसे बेच लोगे? तो उनका फ़ोन आया, मैंने कहा सर जनरल में तो मतलब जो भी लाइफ का मतलब हम इंडेम्निटी की ही बात करते हैं ना, हानि से सुरक्षा की बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में सम एश्योर्ड की बात करते हैं, और जनरल में अमूमन एक्चुअल की बात करते हैं। तो मैंने उनको ये बताया, तो किसी तरह से वो कोड मिला, और टचवुड आज जनरल इंश्योरेंस का ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि कुछ सीखने को मिला, कुछ नई चीज़ें। तो बहुत मतलब करुणा भी आया, बहुत सारे स्ट्रगल भी किए, लेकिन मज़ा आता है कि कुछ सीखने को मिला। कई कस्टमर्स को हमने वो सोल्यूशंस दिए जो सोल्यूशन उनके लिए ज़रूरी थे। अब एक 75 ईयर की लेडी थी, उनकी मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई। उनकी पॉलिसी में क्लेम रिजेक्ट हो गया। मैंने कंपनी को अप्रोच किया, कंपनी ने नहीं कुछ किया। मैं इनको ओम्बड्समैन तक ले गया। मैंने उनको ओम्बड्समैन के बारे में बताया, उनकी सारी कंप्लेन बनाई, फिर वो ओम्बड्समैन से वो कंप्लेन आ गई। तो कंप्लेन आ जाने के बाद उनको पैसे मिल गए। अब 75 ईयर लेडी को अगर पैसे मिल गए, तो मेरे को तो बहुत कुछ मिल गया, क्योंकि उनकी जेन्युइन डिमांड थी और वो चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, नॉलेज से क्या होता है ना कि हम हेल्प कर पाते हैं। जो कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म से बाय करते हैं, आपके कंसल्टेंट्स के थ्रू बात करते हैं, अपनी क्लैरिटी लेकर के बात करते हैं, उसके बाद जो पॉलिसीज़ लेते हैं, जैसा कि आपने अभी एक एग्जांपल दिया कि अगर क्लेम रिजेक्ट होता है तो आप किस स्तर तक जाते हैं। एक 75 ईयर एज्ड वुमेन को आपने क्लेम दिला दिया। आई डोंट थिंक मैं किसी और को जानता हूँ जो ऐसा कर सकते हैं, बट ग्रेट, हैट्स ऑफ टू यू। तो इज़ दिस लाइक आप इसको रेगुलरली अपने हर कस्टमर के साथ करते हो? क्योंकि आपका क्लाइंट बेस 35,000 प्लस है, अभी और ग्रो हो रहा है मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर। तो ये हर कस्टमर पे फोकस कर पाना और हर कस्टमर को एक टेलर्ड सॉल्यूशन दे पाना, हाउ डू यू मैनेज दिस? देखिए, पहले तो हमारी टीम बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो हमारी टीम में जो भी फ़िलॉसफ़ीज़ है वो सबको मालूम है, प्रोडक्ट की क्लैरिटी हम लोग रखते हैं। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक कस्टमर का क्लेम रिजेक्ट हुआ किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसमें एक क्वेरी आई कि इन्होंने नॉन डिस्क्लोज़र में ये क्लेम आया था। अब उन्होंने 2023 में वो पॉलिसी पोर्ट कराई थी। जब पोर्ट कराई थी तो 2021 में उनका कोई बीमारी थी, तो डिस्चार्ज समरी हमने दी थी। तो हम करते क्या है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी को दे देते हैं। कंपनी की अंडरराइटिंग टीम ये डिसाइड करती है कि उनको मतलब ये रिस्क लेना है कि नहीं लेना है। अब उन्होंने डिसाइड किया ठीक है, मुझे पॉलिसी ये पोर्ट कर दो। अब क्लेम के समय हम नॉन डिस्क्लोजर की बात करते हैं, क्योंकि वो पॉलिसी प्रीवियसली बहुत सालों से चली आ रही थी। तो जब हमने ये बात, जब क्लेम रिजेक्ट होने के बाद ये बात करी,
तो अंडरराइटर भी जानता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो जेन्युइन है, वो क्लेम पास हो गया। तो कहने का मतलब है कि इसके लिए हमने पूरी क्लेम सेटलमेंट टीम को मतलब बना रखा है, जिन्होंने क्लेम पे काम किया है, इंश्योरेंस कंपनीज में काम किया है, अंडरराइटिंग टीम के साथ काम किया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमें ये काम नहीं करना होता है, हमारे पास उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड टीम है, एक प्रोफेशनल टीम है जो इस काम को रेगुलरली करती रहती है। ओके। इंश्योरेंस वर्ड सुनते ही जो एक मतलब अब हमारी जनरेशन तो मुझे लगता है कि है थोड़ा सा इंक्लाइंड कि ठीक है नहीं इंश्योरेंस होना चाहिए, ये ऑब्वियसली महंगाई भी बहुत हद तक बढ़ी हुई है। लेकिन जो 40 प्लस हैं 50 प्लस उनके माइंड सेट में इंडिया में खासकर बहुत हद तक रहता है कि इंश्योरेंस का मतलब है पैसा दो लेकिन कुछ मिलना नहीं है, कल को पास हो ना हो, वो उन्होंने तो होप भी छोड़ दिया। मैंने बहुत लोगों को देखा हॉस्पिटल्स में होप तक छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं मिलना है, सालों से दिया पैसा छोड़ो जाने दो। तो उसको आप कैसे टैकल करते हैं, मतलब हाउ डू यू सी दिस? देखिए, एक मिथ है, एक रियलिटी है। रियलिटी ये है कि मैक्सिमम जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर हम लाइफ इंश्योरेंस में देखें तो 99 के ऊपर है। तो यानी वो क्लेम दे रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए लाइफ इंश्योरेंस लेना, जैसे कहते हैं ना कि मरना सबको, मरने को कोई तैयार नहीं है। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, जो ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो है जो कंपनी शो करती हैं वो और एक रियल क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो अलग होता है। इज दैट ट्रू समथिंग? देखिए, मैंने आई हैव वर्क इन इंश्योरेंस फॉर मोर देन 21 ईयर्स और मैंने आज तक क्लेम रिजेक्ट होते हुए नहीं देखा। ठीक है, अब उसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। दो तरह के क्लेम होते हैं, एक अर्ली डेथ क्लेम होता है, एक नॉन अर्ली डेथ क्लेम होता है। आईआरडी के नियम है कि 3 साल के अंदर अगर कोई क्लेम आता है उसको अर्ली डेथ कहते हैं। वहाँ कंपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, वहाँ कंपनी आपके बारे में जानकारी ले सकती है कि आपने जो तथ्य बताए वो सही है कि गलत। दूसरा है नॉन अर्ली। नॉन अर्ली का मतलब आफ्टर 3 ईयर्स। तो आफ्टर 3 ईयर्स इन्वेस्टिगेशन का प्राविधान नहीं है, वो क्लेम आपको सेटल करना ही है, क्योंकि आईआरडी ये कहता है कि 3 साल में आप पता कर लो कि जो मटेरियल फैक्ट का मतलब मैंने अपनी जो फिजिकल फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी मेडिकल कंडीशन, अपनी हाइट वेट, अपनी फैमिली कंडीशन जो आपको बताइए, उस हिसाब से आपने रिस्क को लिया है। अगर आपने रिस्क को लिया है तो क्या आप वो रिस्क मतलब आप ले रहे हो तो आपको वो क्लेम देना पड़ेगा अगर 3 साल के बाद डेथ होती है। तो पहला तो ये मिथ है कि मतलब क्लेम ही नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आपकी 99% केसेस में ऐसा होता है कि अर्ली डेथ नहीं आते हैं। जिस कंपनी के साथ मैं काम किया वहाँ पे हम लोग जब 1000-2000 पॉलिसीज़ बेचते थे तो 3-4 अर्ली डेथ के क्लेम आते थे तो आते थे, नहीं तो अमूमन नहीं आते थे। तो जब आप क्वालिटी मतलब सेलिंग करोगे, जब आप ड्यू डिलिजेंस, आज की डेट में इंश्योरेंस इंडस्ट्री बदल चुकी है। आज की डेट में फिजिकली वेरिफिकेशन, आफ्टर सेल्स वेरिफिकेशन, मतलब प्रोडक्ट बिक गया, पॉलिसी इशू हो गई, पॉलिसी आप तक पहुंच गई, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए पहुंचेंगे। तो कंपनियां भी क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत काम कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्लेम नहीं मिलता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जहाँ पे क्लेम मिलने से ज़िंदगियाँ बची हैं, और ऐसे भी क्लेम देखे हैं जहाँ ज़िंदगियाँ जाने के बाद बचे हुए लोग की ज़िंदगियाँ बची हैं, कम से कम फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली है। तो ये दोनों चीज़ें, तो ये मिथ है। और इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है कि वो एक इंडेम्निटी होती है। मेरे फाइनेंशियल मतलब जो भी मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी है उनके लिए सिक्योरिटी होती है कि मैं चला गया तो मेरे घर को फाइनेंशियल लायबिलिटी मिलती है। दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया और एक को पेंशन प्लान कहते हैं। एक को इंश्योरेंस कहते हैं, एक को एंटी इंश्योरेंस कहते हैं। कम जिए तो लाइफ इंश्योरेंस काम करेगा और ज़्यादा जिए तो पेंशन प्लान काम करेगा। तो ये दोनों इंडेमिटी की आपको बैलेंसिंग करनी होती है कि कम जिए तो क्या होगा और ज़्यादा जिए तो क्या होगा। तो इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो होना तो सबके पास चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कब क्या हो जाए। एग्जैक्टली। बट जैसे मुझे याद है कि हमारी जब इस टॉपिक पे बात हो रही थी तो एक ये था कि अब आज मैंने इंश्योरेंस लिया, ठीक है, चाहे टर्म इंश्योरेंस लिया चाहे हेल्थ इंश्योरेंस, दोनों में एक बात आती है कि अब 20 साल बाद इन्फ्लेशन किस जगह पे होगा, 1 रुपए की वैल्यू क्या होगी, उसको आज कैसे हम समझ सकते हैं, या आप अपने कस्टमर्स को कैसे समझाते हैं कि वो सही प्लानिंग कर सकें एटलीस्ट फाइनेंशियली, कि 20 साल बाद 25 साल बाद वो किस स्तर पे होंगी चीज़ें? देखिए, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस में आपको लेना पड़ेगा, जब भी आप काम करते हो तो पहले तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना होगा एसेट्स क्लास को। सिर्फ इंश्योरेंस ही नहीं लिया जा सकता है, सिर्फ एक एसेट क्लास नहीं लिया जा सकता है। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो कितना है, डेट का कितना है, कमोडिटी का कितना है, रियल एस्टेट का कितना है, आपको एक डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। आप सारे पैसे एक जगह नहीं डाल सकते, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो कोई भी एसेट क्लास हो। आप सारे पैसे एक जगह नहीं डाल सकते। आपको अपने इनकम का एक पार्ट डालना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक 20 से 30 साल का लड़का है, आदमी है, तो उसकी जितनी भी एनुअल इनकम उसको 20 टाइम्स उसके रिस्क को कवर करता है। मतलब मान लो आप 10 लाख कमा रहे हो तो 2 करोड़ का आपको इंश्योरेंस चाहिए। आप 35 से 50 के बीच में तो 15 गुना करीब करीब आपके एनुअल इनकम का होना चाहिए।
बॉटम लाइन ये है कि इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, मान लो मेरी साल की इनकम 10 लाख आ रही है, तो मेरे जाने के बाद मेरे घर की 25% के एक्सपेंसेस कम होंगे, 75% के एक्सपेंसेस वही रह जाएंगे। वो एक्सपेंस पूरे हो रहे हैं कि नहीं, और वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है कि नहीं। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मान लो मैंने सपना देखा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट में कुछ भी देखा। अब उसके लिए मैंने ये प्लान किया था कि 1.5 करोड़ रुपए की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और अर्ली ऑन कोई कस्टमर चला गया, तो उसका बच्चा डॉक्टर की जगह नर्स बन जाए, ऐसा तो नहीं है। तो लाइफ में प्लानिंग नहीं फेल होती, हम प्लान करने में फेल होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट प्लानिंग अबाउट योर लाइफ, कि आपके अगर ख़राब चीज़ें होंगी तो क्या होगा और अच्छी चीज़ें होंगी तो क्या होगा। ये आप में इसमें सारे पैसे नहीं लगाने, इसमें बहुत थोड़े से पैसे से ये कवरेज हो जाती है, बस जानने की ज़रूरत है। ओके। तो आई बिलीव कि मतलब ये आप रखते होंगे अपने क्लाइंट के साथ इन चीज़ों को बहुत ही ओपनली कि आपको इस टाइम के पीरियड के बाद कितना ज़रूरत पड़ेगा, क्या पड़ेगा। किसी भी कंपनी में मतलब ये नहीं होता है कि वो बताते हैं कि कितना क्या, बस ये पुश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा का ले लो, कि ठीक है, बट उसको एलैबोरेटिव नहीं करते हैं कि क्यों ज़रूरत है और इससे क्या-क्या कवरेज आएगा। बट दिस इज़ रियली गुड टू नो कि वेल्थ वैली में इसको बहुत ही इसको एक क्लियरली एग्जाम्पल के तौर हाँ, पे समझाते हैं। टर्म इंश्योरेंस में एक टर्म इंश्योरेंस है, तो पहले तो 85 ईयर का टर्म इंश्योरेंस लोग लेके बैठते हैं, ठीक है, 85 ईयर का। ओके, तो टर्म इंश्योरेंस इज नॉट अ लेगेसी। टर्म इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे बनेगी। बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े होंगे, वो पढ़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं रहूँगा तो वो हो जाएगा। इन द केस वो क्लाइंट नहीं रहता, किसी शाम घर नहीं पहुंचता है, तो उसके बाद उसके फैमिली की पढ़ाई लिखाई और बेसिक ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। टर्म इंश्योरेंस ये होता है। अब टर्म इंश्योरेंस आपको 65 तक मैक्सिमम ले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ तक जाते जाते आपकी सारी फाइनेंशियल लायबिलिटी लगभग लगभग पूरी हो जाती है। उसके बाद आपके पास पेंशन होनी चाहिए। ओके, लोगों ने टर्म इंश्योरेंस को 85 ईयर तक ले गए। अब मुझे नहीं मालूम है, बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं। 83 ईयर्स की एज पे आप बीमार पड़ जाते हो, और 40-50 लाख रुपए का खर्चा आता है ठीक करने में, और 2 करोड़ का आपका टर्म इंश्योरेंस है जो 85 में सीज हो जाएगा। आप सोच के देखो कि अगर ऐसा होता है कि उस वक्त कोई इलाज नहीं कराता है, क्योंकि 85 के जाने के बाद 50 लाख ये गया, 2 करोड़ वो गया, 2.5 करोड़ रुपए चले गए। अगर किसी ने इस कैलकुलेशन को ले लिया, तो आप सोच के देखो। एक बात बहुत अच्छी कही गई, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। पूत सपूत होगा तो धन संचने की जरूरत नहीं है, और पूत कपूत होगा तो क्या होगा। तो हम कहीं ना कहीं रिस्क को इनवाइट तो नहीं कर रहे हैं। टर्म इंश्योरेंस 65 तक, जब तक हम अपनी पैरों पे खड़े हैं तब तक ख़त्म हो जाना चाहिए, उसके बाद पेंशन प्रोडक्ट शुरू हो जाना चाहिए। ये दोनों ही प्लानिंग का हिस्सा है। हम 85, 75 हम टर्म इंश्योरेंस को बढ़ाते जाते हैं। टर्म इंश्योरेंस लेगेसी नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं क्रिएट करता, ये इंडेमिटी क्रिएट करता है कि मेरे न रहने पे मेरे घर वालों के फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जब मेरे बच्चे 25 से ऊपर पहुंच गए तो उनको इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, होने की मतलब ज़रूर जगह पे पहुंच चुके हैं, उसके बाद हमें उनके लिए कोई लाइबिलिटी नहीं, उसके बाद हमें अपने और अपनी वाइफ के लिए, अपने स्पाउस के लिए दो की लाइबिलिटी बचती, वही देखना है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 65 ईयर तक मैक्सिमम अगर आपको लेना है। 60 तक हम रिटायर हो जाते हैं, 60 के बाद पेंशन चाहिए, गवर्नमेंट भी पेंशन देती है, आपके पास भी पेंशन प्लान होना चाहिए, और 65 मतलब 60 या 65 तक आप टर्म इंश्योरेंस चला सकते हो। उससे आपके पैसे भी बचेंगे, और आपके लिए टर्म इंश्योरेंस का सही मतलब भी निकल पाएगा। तो ये 85 को अगर 65 कर देंगे तो लगभग क्या सेविंग आप हो ये मान जाएगी? के चलो कि अगर आपने 65 पे लिया है, लेट्स सपोज एक्स अमाउंट आता है, हुँ। तो 2x आएगा 75 पे, लगभग 3x आता है 85 पे। ओह! ये पहला पंगा। दूसरा पंगा एक और है, इसमें एक वर्ड आता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, कंपनी ने खराब प्रोडक्ट नहीं बनाया है, ओके, लेकिन जब हम रिटर्न ऑफ प्रीमियम और नॉर्मल टर्म प्लान को कंपेयर करते हैं, दोनों को माइनस कर दिए, जितना अमाउंट बचता है उसकी आप आरडी एसआईपी करा लो, तो आपको एक बड़ा कॉर्पस मिल जाएगा जिससे आप पेंशन ले सकते हो। आज के 30-35 साल बाद अगर आपको सिर्फ दिया हुआ प्रीमियम वापस करें, तो वो इन्फ्लेशन में बीट नहीं कर पाता। तो आरओपी के लिए जो आप एक्स्ट्रा पैसे देते हो, वो पैसे भी आपके मतलब किसी काम के नहीं होते। तो आपको जो जिस काम के लिए आप वो प्रोडक्ट ले रहे हो वही लो, उसके साथ एड ऑन्स या एडिशनल कोई भी फीचर लेने से आपके पैसे ही लगते हैं। उस पैसे को आप अदर किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दो तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। आई गेस दिस इज़ व्हाई वी नीड वेल्थ मैनेजर्स टू कंक्लूड एवरीथिंग कि हमारे सामने सारे पिक्चर्स एक जनरल इंसान के सामने ये पिक्चर्स ही नहीं होते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। वो इंश्योरेंस पैसे 2 पैसे बचाने के लिए इंटरनेट से या कहीं से बाय कर लेता है, म्यूचुअल फंड वो बिना समझे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स या कहीं पे देख कर के वो बाय ऑन कर लेता है। थोड़ा-सा
और मुझे ये नहीं लगता कि आप कुछ एडिशनल चार्ज भी करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है वेल्थ वैली में, राइट? तो विदाउट चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा एंड यू आर गिविंग better, if not the best, service to someone. So I don't think anyone has even any choice कि वो और कहीं क्यों ही जाएंगे. देखिए होता क्या है कि अभी मार्केट में इंटरनेट की बहुत धूम है, इंटरनेट पे सब कुछ सर्च कर रहे हैं। अब आप ये समझो कि मेरे को 104 बुखार है, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, मुझे दवाई तो मिल जाएगी लेकिन डायग्नोसिस नहीं होगी। उसके लिए हमें एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हो सकता है उसके एक्स कारण हो, उसके वाई कारण हो या जेड कारण हो। हमारी ये पूरी जर्नी, ये मतलब कोई लड़ाई ऑफलाइन और ऑनलाइन की नहीं है, लेकिन एक पर्सनल इंटरवेंशन, एक ह्यूमन टच हर जगह ज़रूरी होता है। उस ह्यूमन टच की देने की ज़रूरत है, उस ह्यूमन टच के बारे में जानने की ज़रूरत, क्योंकि टेक्नोलॉजी से आप प्लान नहीं कर सकते हो। टेक्नोलॉजी से आप चीज़ों को फास्ट कर सकते हो, लेकिन लाइफ में हर एस्पेक्ट को प्लान नहीं कर सकते। आपको अभी ज़रूरत है हर एस्पेक्ट को प्लान करने में, क्योंकि मैं आपके जैसे लोगों से मिलता हूँ तो इन्वेस्टमेंट को लेके उनका नज़रिया कुछ बड़ा अलग है। अब आपको एक डेटा बताता हूँ, सिर्फ 4% लोग हैं म्यूचुअल फंड लिए हैं इंडिया में, और 19.9 करोड़ लोगों ने डीमैट खोला है। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या करता है? एक फंड मैनेजर होता है, एक क्वालिफाइड फंड मैनेजर जो अपनी टीम के साथ आपके लिए स्टॉक चुन के लाता है और वो चर्न करता रहता है। जो स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं, उनको निकालता रहता है। और आप स्टॉक जब खरीदते हो तो आप किसी न किसी के टिप से खरीदते हो। अब आप समझो कि जो ये शेयर मार्केट है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पैसे ग्रो नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शेयर को खरीद मतलब एक साथ सब पैसे कमा रहे हो। कोई पैसे कमाता है, कोई गंवाता है। ठीक है, अभी 2 एग्जाम्पल है। एक जिन स्ट्रीट का एग्जाम्पल है, एफएनओ में 40,000 करोड़ वो इंडियन सेंटिमेंट से ले गया। अभी हाल में एक कोई ट्रेनर स्टॉक मार्केट के हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, उनके ऊपर 600 करोड़ की पेनल्टी लगी। वो लोगों को 10 साल 12 साल से स्टॉक मार्केट समझा रहे थे। जब गवर्नमेंट ने, जब सेबी ने उनके अकाउंट को देखा, उनके पीएनएल को देखा, तो वो माइनस में थे और सबको वो समझा रहे थे स्टॉक ले लो, डांस करके हर कुछ है। ठीक है, तो अब नाम लेना तो ठीक नहीं है, लेकिन आप भी जान रहे हो। तो अब क्या है, उन्होंने 600 करोड़ तो कमा लिए सिर्फ ट्रेनिंग देके। और शेयर मार्केट में जो उनके इन्वेस्टमेंट है, उनके पीएनएल को जब सेबी ने देखा तो वो माइनस में थे। उनके जितने टेस्टिमनीज थे, उनके पीएनएल को देखा गया, वो भी माइनस में थे। तो यहाँ क्या होता है ना कि एक बड़ी बात कही गई, कहीं गड्ढा खुदता है तो कहीं बिल्डिंग बनती है। अब समझो कि वो पहले रिटेल को इन्वेस्टर को इनवाइट कर रहे हैं मार्केट में कि आप आओ 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 आओ, आप आते हो और वो निकल जाते हैं। इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन सेबी इज़ डूइंग वेरी गुड। मतलब इतना अकाउंटेबल सिस्टम बना है हमारा। ये सब चीज़ मतलब केसेस होते तो लगता है कि नहीं ठीक है, हम प्रोटेक्टेड हैं। गवर्नमेंट के ये 3 रेगुलेटर्स या चौथा पीएफआरडीए भी है, हमें रेगुलेटर्स ने प्रोटेक्ट कर रखा है। अगर हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो मुझे लगता है वो इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ है। बट आपने जो ये डेटा बताया कि 4% यानी 6 करोड़ 150 करोड़ की आबादी के हिसाब से कि 6 करोड़ लोग हैं म्यूचुअल फंड में, एंड जो डीमैट अकाउंट है वो 19 करोड़ है, तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ ना, किसी ने मतलब 10+2 की पढ़ाई नहीं की, सीधे पीएचडी करने पहुँच गए। ठीक है, पहले उन्होंने इन्वेस्टिंग नहीं सीखी। इन्वेस्टिंग सीखना पड़ेगा, पेशेंस देना पड़ेगा। मार्केट में पैसा लॉन्ग टर्म में ही क्रिएट होगा, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होगा। और यहाँ पता नहीं कौन सी आफत कि मैं रातों रात अमीर बनना है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला, वो म्यूचुअल फंड नहीं करते हैं, लेकिन पूछते हैं यार अजीत कोई स्टॉक बता दो आप। एग्जैक्टली। ठीक है, वो स्टॉक में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। देखिए कोई भी चीज़ उसके पीछे बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, लार्ज कैप कंपनीज़ के जिनके बड़े नाम हैं, कुछ कंपनी के 2017 से मैं 2025 के रिटर्न देख रहा था, वो 35-40% के भी एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं है, यानी 3-4% भी नहीं क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हम रोज़ सुबह बैठ के बिजनेस न्यूज़ देखते हैं, कौन कौन से स्टॉक हैं। ठीक है, आप बिजनेस न्यूज़ देखो, उनके टॉप 10 स्टॉक्स के वो अपने रोज़ के बताते हैं आज कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, कौन सा घटेगा। आप उनके 5 साल की जर्नी तो देखो, सही बात है, आपको कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। तो हर आदमी पीएचडी करने को तैयार है, कोई भी हाई स्कूल और इंटर पढ़ना नहीं चाहता है। तो ये जल्दी है, क्योंकि कम्युनिकेशन फास्ट हो रहा है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि एक्सप्रेसवे से पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है, आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 100 रुपये है ना, तो उस 100 रुपये में आपके कितने, पहले डेट और इक्विटी बांट दीजिए। कैसे? 100 माइनस करेंट एज इज इक्वल टू इक्विटी, उतना इक्विटी में डालिए, जितनी करेंट एज है उतना डेट में डालिए। इक्विटीज़ में म्यूचुअल फंड्स भी लीजिए आप, और भी पैसे पीएमएस एआईएफ भी लीजिए, उसके पास स्टॉक में भी जाइए, लेकिन वो आपके इन्वेस्टमेंट का बहुत छोटा पार्ट होना चाहिए।
तो उसको जब आप डिज़ाइन करते हैं हमारे साथ बैठ के, तो हम आपको बता सकते हैं कि 2%, 1%, 3% आप रिस्क को कितना, मतलब रिस्क कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, उसमें कितना परसेंट आप एलोकेट कर सकते हो। लेकिन अब आदमी क्या करता है, पूरा एलोकेशन कर देता है। अब हर आदमी के सामने पास एक ऐप है, उस ऐप पे वो एक कस्टमर, बड़ा मज़ेदार कहानी थी, एक कस्टमर आया मेरे पास, कहा मैंने वो शेयर मार्केट देख रहा था, कहा मैंने एक आईसीआईसीआई में एसआईपी कर ली, एक मुझे गवर्नमेंट में एसआईपी चाहिए। ठीक है, मतलब एसबीआई में एक एसआईपी करा दो। ठीक है, मैंने कहा गवर्नमेंट में एसआईपी चाहिए, अच्छा ठीक है। तो मैं उनसे बैठ के बात किया, तो अब बात ही वही करूँगा कि भाई कोई भी फंड मैनेजर जो भी चुनेगा वो स्टॉक्स ऐसे ही चुनेगा, एसबीआई हो चाहे ऐसे हो, दोनों ही फंड मैनेजर के द्वारा चुने जाएंगे। अब वो मार्केट देख रहा है, शेयर मार्केट में उसके पैसे लगे हुए हैं, वो एफएनओ में देख रहा है, उसकी चार्ट ग्रीन रेड हो रही है। तो मेरा कहना है कि देखो हार्ड अर्न मनी है। मैं अपने एक रिलेटिव से बात कर रहा था, ही इज़ डूइंग वेरी गुड विद सम आईटी कंपनी। तो बात किया कि मेरे से पूछा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट के बारे में तुम्हें क्या बताऊँ, तुम तो रोज़ ही कुछ करते होगे। तो वो हंसने लगा। तो मैंने कहा तुमको रोज़ स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट होंगे, तुम्हारे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट होंगे और सब जगह होंगे। तो कहा नहीं नहीं, मैं मोमेंटम को देख के कर लेता हूँ। मैंने कहा एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ, आप अभी 70-80 लाख के पैकेज पे हो, अगर आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो कंपनी आपको अप्रेजल देगी 15%, 20%, 25%, 30%, जो भी, और नई कंपनी में जाओगे तो हो सकता है और हाइक दे। अब मान लो 70 लैक्स आपकी पैकेज है और 30% का हाइक मिल गया, 21 लाख की हाइक मिल गई। ये वहाँ की स्किल डेवलप करोगे तो मिल जाएगी। आप इन्वेस्टमेंट में आके सीखने की जो कोशिश कर रहे हो, वहाँ से आपने अगर मान लो 50 लाख भी लगाए हैं और 20% भी बढ़ गए तो 10 ही लाख बढ़ेंगे। तो अपनी स्किल पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो, क्योंकि वहाँ से जो राइज़ करोगे ना, वो इन्वेस्टमेंट से राइज़ नहीं कर पाओगे। इन्वेस्टमेंट को आउटसोर्स कर लो ना, बहुत छोटी फीस लगती है किसी भी इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट में। पॉइंट 0.10 से लेके और 3-4% का ही खेल है पूरा पूरा, इससे ज़्यादा खेल नहीं है। उतने खेल के लिए हम लगे पड़े हैं दिन भर कि हम एक कहीं पे कोई रिसर्च कर ले। ऐसा नहीं है कि सब लोग, मतलब बहुत सारे लोग हैं। आपको अगर इन्वेस्टमेंट में आना है तो आपको 24 आवर आना पड़ेगा। आप चाहे स्टॉक में हो, आप चाहे म्यूचुअल फंड में हो, पीएमएस, एआईएफ, इंश्योरेंस, किसी भी फील्ड में आप आना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, आप किसी वेबसाइट के भरोसे नहीं कर सकते हो। आपको खुद का रिसर्च बनाना पड़ेगा और खुद 24 आवर आना पड़ेगा। बचपन में सुना ही होगा, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डॉट डॉट डॉट। एक है जनरल इन्फ्लेशन विच इज़ कंट्रीज इन्फ्लेशन, एक है मेडिकल इन्फ्लेशन। तो आई वुड वांट यू टू एलैबोरेट आवर पीपल कि मेडिकल इन्फ्लेशन क्या है और कैसे राइज कर रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या क्या है। अब आप ऐसे समझो ना कि इन्फ्लेशन, मेडिकल इन्फ्लेशन लगभग 14% की है। ओके, तो जनरल इन्फ्लेशन आई गेस 6-7%, हाँ, मेडिकल इन्फ्लेशन इज एट 14%। 14%। अब मेडिकल इन्फ्लेशन क्यों है, इसको जानना चाहिए। एक आदमी ने बहुत सारे पैसे लगा के एक हॉस्पिटल डाले हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय किए हुए हैं, उनको हर साल वो अप्रेजल दे रहा है, उनकी सैलरीज बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी शिफ्ट है, प्लस जो कंपनियां पीछे से आ रही हैं उनके प्रोडक्ट में इंक्रीज़ है, तो ये 14% के इन्फ्लेशन के करीब जाता है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं आई तो 14% के करीब इन्फ्लेशन है। यानी आज अगर हम कोई भी बीमारी के लिए अगर 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो 5.5-6 साल में हमको 2 लाख खर्च करने होंगे, 12 साल में 4 लाख खर्च करने होंगे और 18 साल में 8 लाख। हमें इसके हिसाब से अपनी व्यवस्था करनी होगी कि 14% का इन्फ्लेशन हमारा चल रहा है, मेडिकल इन्फ्लेशन। एक जगह आपने ये चीज़ कही कि डिफरेंट प्रोफेशन नीड्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंसेस। तो ये क्या है, मतलब कि जनरल इंसान को ये चीज़ कैसे समझ में आएगी कि अगर मेरा प्रोफेशन सीए है या एक मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे अलग तरीके का इंश्योरेंस या चलिए, किसी प्रोफेशन के लिए नहीं, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके। मैं एक बहुत ही सफल डॉक्टर के पास गया, जो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे, और ये 2007-8 की बात है। तो जब मैं वहाँ गया तो क्या, अजीत इंश्योरेंस जो है वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोगों के लिए कि सेविंग का एक टूल है, सेविंग हो जाएगी। मैंने कहा सर ये बेसिकली टूल है हर आदमी के लिए कि आने वाले ज़िंदगी में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सर्जन है, अब उनको तो डायरेक्टली, मतलब उनको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा था कि एक सर्जन थे, मैं उनके पास गया तो उनके दोनों हाथों में गैंग्रीन हो गई और वो हाथ काटने पड़े। ठीक है, अब सर्जन का अगर हाथ काट दिया जाए तो उसकी इनकम क्या बचेगी। आपने सुना ही होगा, इंडिया में तो नहीं है कि लता मंगेशकर ने अपने गले का इंश्योरेंस करा रखा, अभी इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है, अभी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा नया बिल लाया है, सबकी रक्षा सबका बीमा। तो वहाँ पे क्या है कि उसने वोकल कार्ड का अपना इंश्योरेंस करा रखा था। तो अलग अलग तरह के इंश्योरेंस होते हैं जो इंडिया में भी धीरे धीरे करके आएंगे। अब दोनों हाथ हमारे अगर ख़राब हो जाए ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू समथिंग, उसके बाद इनकम कितनी बचेगी।
तो ये अलग-अलग प्रोफ़ेशन के लिए अलग-अलग चीज़ें हैं और इंश्योरेंस की भाषा में हर आदमी की इंडेमिनिटी मतलब जो भी उसकी मतलब नुकसान होने की क्षमता है वो अलग-अलग है। तो हमको कस्टमाइज़ेशन करना पड़ता है हर प्रोफ़ेशन के साथ। ये जो आप बता रही हैं ये पहली बार सुनने में आया, मतलब मेरे तो जहाँ तक अभी तक हम लोगों ने सुना था कि लियोनेल मेसी ने अपने पैरों का करार पैरों का रखा है, करेक्ट यही ठीक है। सुना था। लता मंगेशकर जी का भी था, लोकल का बट भी हुँ। ये क्या एक नॉर्मल आदमी के लिए भी अवेलेबल है क्या, कि उसके कुछ स्पेसिफिक अलग से बहुत हैवी बहुत चार्जेस सारी होते हैं? चीज़ें देखिए बहुत सारी चीज़ें अब बदल रही हैं। जैसे अभी इंश्योरेंस में हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी कंपनियों ने लॉन्च कर दी हैं। हुँ, जहाँ पे हम मॉब फ़ोटो और बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी की कोई फ़ोटोज़ आपकी पड़ गई, कुछ और चीज़ें होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें वो कवर कर रहा है। तो अब क्या है धीरे-धीरे इवॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ओके, अब उन इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को आपको जानना होगा और आपकी ज़रूरत का क्या होगा, वो हुँ, आपको समझना होगा। ओके, तो ये अब एक चीज़ नहीं रहेगा कि मैंने एक लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी ले हुँ, रखी है, हमने एक हेल्थ ले रखा, हमने एक मोटर ले रखा, उसको कवर्ड में पैक करके रखा है। अकॉर्डिंग टू द चेंजेस आपको उन प्लान्स के साथ रिव्यू करना होगा, आपको एक एक्सपर्ट के साथ सलाह लेनी होगी, आपको हायर करना पड़ेगा अपने लिए एक पर्सनल वेल्थ मैनेजर। अगर आपने हायर नहीं किया और आप वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, वो आपको जज करना होगा, आपको उसका इंटरव्यू लेना होगा, जैसे आप मेरा ले रहे हो, तो आपको इस तरह से कोई ना कोई हायर तो करना ही पड़ेगा। नहीं, ये तो मुझे तो ये समझ में आ ही गया है कि एक पर्सनल वेल्थ मैनेजर आपके कॉन्टैक्ट, आपके स्पीड डायल पे होना चाहिए। जस्ट एज़ लॉयर हैं, जस्ट एज़ डॉक्टर्स हैं, वैसे ही एक पर्सनल वेल्थ मैनेजर आपके पास रहेगा। क्योंकि इसका सिंपल सा मुझे फंडा समझ में आ रहा है, मुझे अपना काम करना है, राइट? मैं क्यों एक ऐसा काम में घुस जाऊँ, और अल्टीमेटली मैं खेल अपने लाइफ़ से रहा हूँ वहाँ पे। लाइफ से रहो। कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है ये। अगर थोड़ा-सा 2-4% इधर-उधर हो गया, गलत पॉलिसी ले ली या नहीं पता था या 2 पैसा बचाने के चक्कर में, तो वो मेरे को बहुत ड्रास्टिकली दिक्कत दे सकता है। और वो सिर्फ़ मुझे ही नहीं, मेरे ऊपर डिपेंडेंट, चाहे मेरी प्रीवियस जनरेशन हो, चाहे मेरी आने वाली जनरेशन हो, दोनों को इम्पैक्ट करेगा। तो ऐसा काम क्यों करना है? थोड़ा-सा पैसा लग जाए, लेकिन एक कंसल्टेंट जो उसमें पूरा घुसा हुआ है, जो उसके बारे में जानता है इन एंड आउट और अच्छे से डील कर रहा है, तो बेटर है कि अब हम उन्हीं को दे दें भाई, वही बेस्ट करें। दिस इज़ द बेस्ट दैट आई हैव। एक एग्जांपल मेरे पे बड़ा अच्छा है इन 2009 हुँ, जब मार्केट में लोग पैनिक हो रहे थे बहुत सारा लीमैन ब्रदर्स के क्रैश के लेमन बाद। ब्रदर्स हाँ, और आईटी बबल्स के कारण राइट। 21,000 से सेंसेक्स 8,000 पे आ गया। जब वो हाँ, 8,000 पे आ गया क्रैश। सब लोग पैनिक में थे। हुँ, हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में थे, हम लोग यूलिप प्लान बेचे हुए थे। हमने ज़बरदस्ती लोगों के पैसे जमा करवाए इन 2009 मार्च 2009 जब मार्केट 8,000 साढ़े 8,000 के करीब थी, तो हमने रिस्क रिवार्ड रेशियो की बात की मतलब क्लाइंट से अपने। और रिस्क रिवार्ड रेशियो का मतलब उस वक्त हम बॉटम आउट के लगभग पहुंच रहे थे, तो हमने बॉटम आउट की सिनेरियो को देखा कि अगर यहाँ से 10% मार्केट नीचे जाती है, 10% मार्केट ऊपर आती है, तो क्या सिनेरियो बनेगा। हुँ, हमने क्लाइंट को समझाया, उन क्लाइंट ने समझा और बहुत सारे लोग उस वक्त एफडी का भी रेट 10.42 के करीब था, वहाँ एफडी तोड़ी और उन्होंने 3 साल में बहुत अच्छे पैसे बनाए। तो हमारा रोज़ का काम है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कभी आपसे मिल गई, कभी कंपनी के फंड मैनेजर से मिल गई, क्योंकि हमारा 24 घंटे का काम है, तो हमारे साथ दिन भर यही होना है। तो हम उनके इन एंड आउट के बारे में जानने की, समझने की थोड़ी-सी हमें ज़्यादा वो होती है। तो उस वक़्त 2009 में जो पैसे बने, 2017-18 में जो क्रश जब स्मॉल कैप और मिड कैप गया था, वहाँ से जो पैसे बने, वो एक्चुअली में मज़ा आया उस वक़्त कि हम लोग ने उस वक़्त मार्केट के हिसाब से, क्योंकि हम बेसिकली स्टॉक में तो जाते नहीं हैं कि वहाँ पे आपका हम म्यूचुअल फंड्स या यूलिप के माध्यम से कर रहे थे। तो अब म्यूचुअल फंड के माध्यम से कर रहे हैं, तो उन पे पैसे जो ग्रो हो रहे हैं, वो कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल है। तो आप 90% मार्केट्स में जब भी पैसे कमाते हो, तो पैनिक के कारण गँवाते हो। अगर थोड़ा-सा पेशेंस रखो, तो आपके पास पैसे बनेंगे। एक फ़िल्म आई थी, मैं हूं ना, हुँ। तो आपको ज़िंदगी में हमेशा चाहिए, मैं हूं ना। सर पैसे लगे हैं यार घट रहे हैं, सर मैं हूं ना, टेंशन मत लीजिए। कस्टमर को इतना ही सुनना होता है, वो नुकसान के साथ नहीं निकलना चाहता है। और अगर वो अप करना अपने कंफर्ट ज़ोन के से निकल, क्योंकि ये कन्वर्सेशन इंसान दोस्त के साथ नहीं कर पाता है, फैमिली में नहीं कर पाता है। अगर वो अपने किसी ऐसे प्रोफ़ेशन बंदे को, जिसको उसने दे रखा है कि आप मेरा पोर्टफ़ोलियो मैनेज करो, और उससे बात करेगा तो खुल के खुल करेगा। के करेगा। और अगर वो बंदा उसको एश्योरेंस दे रहा है कि हम्म हाँ भाई, ये हम्म ऐसा है, ये हम्म वैसा है, इसके पीछे ये रीज़न है, हम्म सही हो जाएगा, ऐसे हम्म, हो जाएगा, तो उसको काफ़ी एश्योरेंस मिलेगा कि चलो ठीक है, आराम है। यही उसका कोई दोस्त बोलेगा या वो बोलेगा, वो उतना वो ध्यान उतना में नहीं ध्यान नहीं रहेगा, देगा। राइट? बट एक एक पॉइंट आता है कि इंश्योरेंस को लेकर के इतने सारे एप्लीकेशंस हैं मार्केट में अवेलेबल, और ऑलमोस्ट हर
दिन, हर हफ्ते, हर महीने और स्टार्टअप्स आ रहे हैं और फंडिंग्स आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं। तो व्हाई का एक बात उठता है कि व्हाई वेल्थ वैली इंस्टेड ऑफ एनी ऑफ दीज। वेल्थ वैली नहीं चुनिए। ओके। 2 चीज़ें हैं, कोई आपको बेचने की कोशिश कर रहा है। वेल्थ वैली का एक फ़िलॉसफ़ी है कि हम आपको खरीदने में मदद करना चाहते हैं। ओके। आपको सीखना है कि आपको सस्ता चाहिए कि आपको आपके लिए बेहतर चाहिए। यू नीड वैल्यू फॉर मनी या आपको सस्ता चाहिए। वो 2 चीज़ें आपको चूज़ करनी होंगी। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम आपको खरीदने में मदद करना चाहते हैं। वी वर्क फॉर यू, ठीक है? वी वर्क फॉर यू एज़ अ नेगोशिएटर कि हम कंपनी से नेगोशिएट करके कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स आपको दे पाएँ। हमारी फ़िलॉसफ़ी ये है। सो दिस इज द वेल्थ वैली। हाँ, वी आर द वॉइस ऑफ द क्लाइंट टू द कंपनी, वी आर नॉट वॉइस ऑफ द कंपनी टू द क्लाइंट। आपने बताया जैसे कि म्यूचुअल फंड से लेकर के पूरा पोर्टफोलियो करते हैं। आज चूंकि हम इंश्योरेंस पे बात कर रहे हैं, तो जनरल, ट्रैवल एंड हेल्थ, ये भी आप देखते हैं, और ट्रैवल भी, और सारी चीज़ें भी आप देखते हैं। अब मैं एक सिनेरियो समझना चाह रहा ऑडियंस के लिए कि लेट्स से अगर 30 ईयर मेरी एज है और अभी मैंने इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, मेरे पास कोई टर्म इंश्योरेंस भी नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई कम टू यू, ठीक है, कि वेल्थ वैली पे मैं आया, अब मैं समझना चाह रहा हूँ और मेरी सैलरी लेट्स से है 1.5 lakhs पर मंथ, तो हाउ वुड यू ट्रीट? सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर तो भी मैं कहूँगा आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। अगर वो कंपनी भी आपको कवर कर रही है तो अपना पर्सनल एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले लो। हेल्थ इंश्योरेंस कवर में 2 साल के स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए वेटिंग पीरियड होते हैं, कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं जो निकल जाएंगे आपके, और वो आपकी ओन्ड होगी क्योंकि आपने कंपनी स्विच की, कंपनी बदला। कहीं पे हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख का, कहीं 10 लाख का है, तो नए सिनेरियो में अनलिमिटेड कवर्स है, तो पहले तो आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। सबसे पहला इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस ही होता है। सेकंड पे फिर आपको टर्म इंश्योरेंस की हम बात करेंगे कि आपकी 18 लाख की सैलरी है तो 3.6 के करीब का आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। वो टर्म इंश्योरेंस कितने समय का होना चाहिए, इन्फ्लेशंस, और आपके साथ बैठूंगा तो प्रोफेशनल आपकी ग्रोथ कितनी परसेंट की जानी है, एक एक्सपेक्टेड अमाउंट हम निकालेंगे, उस हिसाब से हम आपका टर्म डिसाइड कर देंगे टर्म इंश्योरेंस कितना हो। फिर डिसाइड करेंगे कि आपके टैक्सेशन क्या है, किसी टैक्स स्लैब में आप हो, उस टैक्स स्लैब के हिसाब से क्या इंश्योरेंस प्रोडक्ट कुछ ऐसे हैं जो आपको एफडी से ऊपर आईआरआर दे सकते हैं, तो डेट फंड की जगह हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इक्विटीज़ में, म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे ईटीएफ से लेके आपके इंडेक्स फंड से लेके और आपके रेगुलर फंड तक, या जो भी फंड्स हैं उन फंड में कौन कौन सा फंड आपके लिए चाहिए और कितने की आप एसआईपी चला सकते हो, कितने समय के लिए चला सकते हो, ये सारा कुछ आपके लिए सिनेरियो हम बना देंगे। अब लाइफ स्टेजेस, शादी, बच्चे, रिटायरमेंट, उनकी पढ़ाई, सबके लिए अलग अलग एस्पेक्ट होंगे, तो कैसे फंड्स को मैनेज करना है उस हिसाब से हम आपके साथ बैठ के एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बनाएंगे। उस कंप्लीट पोर्टफोलियो के हिसाब से हम उसको रिव्यू करते रहेंगे, एक रेगुलर इंटरव्यू पर रिव्यू करते रहेंगे। अगर गोल के पास हम नहीं पहुंच रहे हैं तो आप और हम बैठ के बात करेंगे, उसके लिए नई चीज़ें करते रहेंगे। ओके। सो रिव्यू है प्लेस में, राइट? क्योंकि मतलब यही एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है बंदे का कि यार मैंने तो ले लिया, सारी चीज़ें खरीद ली, सब हो गया, अब कौन सी चीज़ किधर जा रही है या नहीं जा रही है, कैसे समझ में आएगा? तो आपका कहना ये है कि विथ इक्वली इंटरवल्स आप उसके साथ रहते हो, या जब मार्केट ऊपर नीचे भी हो रहा है, या पर्सन कैन डायरेक्टली कॉल वेल्थ वैली एंड टू देयर पीओसी एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग? हाँ, एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर आपके लिए होता है जो ओके। पहला एस्केलेशंस होते हैं। फिर उसके बाद आपके फंड्स को हम रिव्यू करने के लिए हमारी एक्सपर्ट टीम होती है जो फंड रिव्यू करके आपके साथ वो टेलीफोनिक, फिजिकली, जूम, गूगल मीट पे भी मिलके, ऑनलाइन मिलके आपको पूरी तरह से आपसे बात करती है, आपकी चीज़ों को समझती है, आपके ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस हैं, उस चेंजेस के हिसाब से नई फाइनेंशियल गोल्स में क्या आपको इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, वो हम बात करते हैं। ठीक है, ये तो मेरी पोर्टफोलियो प्लानिंग हो गई। इसमें अगर मैं स्पाउस को जोड़ना चाहूँ या वो सारी चीज़ें बैक एंड फोर्थ होकर के हो जाता है, राइट? अब एक चीज़ मैं समझना चाह रहा कि जो एक बंदा, कोई भी इंडिविजुअल होता है, ठीक है? अगर वो कहीं से इंश्योरेंस लेता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है कि जब वो क्लेम कराने जाएगा तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर? तो हम वो समझना चाहते हैं कि वेल्थ वैली में क्या प्रोसीजर रहता है अगर क्लेम के देखिए, बात क्लेम करें? क्लेम तो एट द एंड ऑफ द डे कंपनी ही करती है। ठीक है। हमारा काम होता है आपको फैसिलिटेट करना। आपके क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, डॉक्यूमेंटेशन कैसे पूरे होंगे, एक बार में सारे डॉक्यूमेंट पूरा करके आपके साथ जाके कंपनीज के जो भी केवाईसीज हैं उनको उनकी प्रक्रियाओं को पूरा करके आपको क्लेम दिलाना हमारा काम है। ईजी क्या हो जाता है हमारे साथ कि आपको एक साथ सारे कंप्लायंसेस पता चल जाएंगे, आपको बार बार ऑफिस जाके पता करने की ज़रूरत नहीं होती है।
एक बार में सारे कंप्लाइंसेस आपके पास हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी क्लेम आपके पास आ जाता है। तो जो भी उस पॉलिसी में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई चीज़ कम मिले या ज़्यादा मिले, इस पे हम आपकी हेल्प कर देते हैं। ओके। और जस्ट इन केस अगर रिजेक्ट हो जाता है तो क्या सिनेरियो रहता है? क्लेम तो कोई भी रिजेक्ट नहीं होते अगर आपने मटेरियल फैक्ट सही बताए हैं, ओके। क्योंकि आज की डेट पे क्या है, आईआरडीए बहुत सजग है। जैसे सेबी के बारे में भी बताया, वैसे आईआरडीए बहुत सजग है। उसने ग्रीवियांस के लिए अपने अलग सेल कंपनीज ने बनाए रखे हैं, आईआरडी ने बना रखे हैं, ओम्बड्समैन बना रखे हैं, उसके ऊपर कोर्ट्स हैं, कंज्यूमर फोरम्स हैं, बहुत सारे मतलब एस्केलेशंस हैं। अगर आप सही हाथों में हैं और आपने अगर सच बोला है, जो भी मटेरियल फैक्ट है अगर आपने दिया है और उसको अंडरराइटिंग टीम ने अंडरराइट किया है और वो रिस्क लिया कंपनी ने, तो कंपनी को क्लेम तो देना ही पड़ेगा। अगर कहीं मटेरियल फैक्ट्स की प्रॉब्लम है या जो भी रिजेक्शन है उनका जेन्युइन है, तो वो अलग बात है, वो बहुत ही कम केसेस में होता है। तो अगर वो है तो वो अलग बात है। अगर सही से केस को प्रोड्यूस किया जाए तो इंश्योरेंस कंपनी भी चाहती है कि वो क्लेम दें। बस उनका नज़रिया क्या है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में आज के ग्रेड पे क्लेम की बड़ी प्रॉब्लम है। उनका नज़रिया क्या है कि मेरे पास भी फ़ोन आते हैं कि सर वो नी रिप्लेसमेंट कराना है, इंश्योरेंस करा दो। एक कस्टमर का फ़ोन है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, इंश्योरेंस करा दो। अच्छा, होने के बाद, होने पता के चलने बाद के बाद। हाँ, तो उन्होंने कहा इंश्योरेंस करा दो। तो ऐसे मेरे पास भी फ़ोन आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग अगर किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को ले लेते हैं, वो मटेरियल फैक्ट छुपा गया तो कंपनी भी उनको क्लेम नहीं देती है। लेकिन एक आदमी को क्लेम न देने के बाद वो 10 सही क्लेम्स को वो रिजेक्ट करने जाती हैं, क्योंकि वो हर आदमी को उसी चश्मे से देखती हैं। वेरी ट्रू। तो अब क्या है कि वहाँ पे आपके इसलिए कंसल्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कस्टम उस चश्मे को, जिस चश्मे से वो कंपनी देख रही है, उसकी इंटरप्रिटेशन कस्टमर को और कंपनी को बता पाए कि नहीं नहीं ये वो वाला केस नहीं है, ये दूसरा वाला केस है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है हमारी कि हम इंटरप्रिटेशन कर पाएँ, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर है। वहाँ पे स्टार और पहले लोग कहते थे छोटे छोटे लिख के आते हैं, अब तो वर्ड्स भी इंश्योरेंस कंपनी ने बड़े कर दिए हैं। तो समझना, अगर आप उसको समझ रहे हो तो आपको क्लेम कभी नहीं कोई कंपनी रोके। कोई कंपनी बिना क्लेम दिए नहीं चल सकती और न चलना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो जो क्लेम्स आते हैं जो जहाँ पे मटेरियल फैक्ट छुपा लिए जाते, अब लास्ट ईयर 10,000 करोड़ के करीब करीब फॉल्स क्लेम है, ऐसा न्यूज़पेपर में दावा किया गया कि 10,000 करोड़ के करीब करीब फॉल्स पेमेंट क्लेम के आए इंश्योरेंस में। अभी आपने हाल में घटना सुना था कि एक आदमी को शमशान पे ले गए पुतले को जलाने के लिए, क्लेम के लिए। तो ये ऐसे भी लोग हैं। तो ये जो सिविक सेंस है या हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले पाते, इस चक्कर से कंपनियां उस चश्मे से देखती हैं। हमारा काम है कि उस चश्मे को उतार के वो सच्चाई दिखाना कि सर ये बात थी और यही हुआ है, ये चीज़ें हैं, इन कारण से आप इन क्लेम को कर सकते हो। तो हमारा बस काम इतना होता है और ये काम कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। सब क्लेम रिजेक्ट नहीं होते, हर कंपनी क्लेम देती, लेकिन कुछ क्लेम रिजेक्ट होते हैं। मान लो अपने 200 क्लेम आए और मान लो 100 क्लेम आए, 70 क्लेम तो कंपनी कर ही देती है। 30 क्लेम में प्रॉब्लम होती है, जिसमें 15-20 जेन्युइन केसेस होते हैं और 10 नॉन जेन्युइन होते हैं। अगर वो 20 क्लेम हो गए ना, तो इंश्योरेंस का पर्पज सॉल्व हो गया। राइट, वेरी ट्रू। अब लेट्स सपोज इसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मैं समझना चाह रहा कि कोई इंश्योरेंस अगर मैं डायरेक्टली बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कंपनी से। सो लेट्स से वो उन्होंने 15,000 का कोट दिया या किसी मैं एजेंट के थ्रू गया और मुझे वेल्थ वैली के थ्रू जाने पे वो कोटेशन 17,000 का मिला, जस्ट इन केस। तो ये डिफरेंस क्या और क्यों रहेगा? देखिए बेसिकली कहीं भी प्रीमियम का डिफरेंस नहीं होता है। अच्छा, ओके। ठीक है, यहाँ कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन टाइप का अभी फ़िलहाल तक तो नहीं है कि ऑनलाइन ऑफलाइन का है। हर प्लेटफॉर्म की अपनी फ़ीस होती है, हर प्लेटफॉर्म अपने पैसे से चल रहा होता है। कुछ मतलब प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि कुछ चीज़ें, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसने आपको हेल्थ दिया, तो अब हेल्थ में कोई एक पॉलिसी है जिसके 4 वेरिएंट्स हैं, 4 वेरिएंट्स के अलग अलग फ़ीस होती हैं। उसने पॉलिसी का नाम तो दिखा दिया और वेरिएंट आपको जो लोअर प्रीमियम वाला वो वेरिएंट दिखा दिया। अब आपने उसको कंपेयर किया, हमने हायर वेरिएंट दिखाया। बड़े अच्छा, मेरे दोस्त के साथ केस आया, उसने मुझसे टर्म इंश्योरेंस की बात की, मैंने उसको टर्म इंश्योरेंस सजेस्ट किया। तो सबसे पहले मैं उसको सजेस्ट वही किया 65, तो उसने कहा नहीं यार 70 तक दे दो या 75 तक दे दो। चलो वहाँ तक बात हो गई। उसके बाद वो मेरे से नहीं लिया, उसने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले लिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने उससे बताया कि आरओपी ले लो इसमें, ओके। ये आरओपी सर, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ओके। यानी कि जो प्रीमियम आपने दिया है अगर क्लेम नहीं आता है तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम हो जाता है पॉलिसीज में, टर्म इंश्योरेंस में। मैंने उसको कहा कि आरओपी मत लो, आप बेसिक टर्म प्लान लो। जो पैसे आपके बचते हैं उसको किसी भी नॉर्मल टूल में, किसी भी पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट में, एसआईपी में, कहीं भी डाल दोगे तो आपको एक अच्छा कॉर्पस मिल जाएगा, जो कि डेथ नहीं होती, जो मैंने इनकम डेथ की बात की, उसके बाद भी वो काम करेगा। उसने आरओपी चुन लिया क्योंकि उसने बताया कि सर आपका प्रीमियम भी वापस आ जाएगा। अब 75 ईयर्स के बाद अगर आपको कोई भी 5 लाख 6 लाख का प्रीमियम वापस आता है तो इन्फ्लेशन को जोड़ के उसका कोई रेट नहीं बनता।
लेकिन अब हमारी कस्टमाइजेशन थी कि हमने उसको 85 से 75 तक लाए, हम तो 65 तक जाते थे। अब प्रीमियम में कितना अंतर हो गया, वो 1/3 हो गई, हाफ हो गई। अब प्रॉब्लम क्या था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा उसने खुद रिसर्च किया, खुद किया। अब जहाँ मेरी 35,000 की प्रीमियम थी, वहाँ वो 63,000 की प्रीमियम दे रहा है। ओके, मतलब वो उन्होंने बढ़ा करके लिया और आरओपी भी ले भाई लिया। उन्हें तो एक प्रोडक्ट बेच के निकल जाना है, ओके। हमें क्या है, हमें आपके साथ अगर मैंने आपको कोई भी प्रोडक्ट सस्ता दिया या आपकी ज़रूरत का दिया, तो अगला प्रोडक्ट हेल्थ, लाइफ, जनरल, हम आपके पूरे पोर्टफोलियो के लिए बात करना चाहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हर प्रोडक्ट में जो भी बेस्ट हो आपको दे पाए। तो ये अभी हुआ, अब होता रहता है। मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहूँगा कि जो इतने इन्फ्लुएंसर्स या किसी को डीमीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप रिगरस ट्रेनिंग भी देते हैं अपने कलीग्स को और आप खुद भी लेते होंगे, अप टू डेट रहते होंगे, सारे जो भी चेंजेस आ रहे हैं, नॉर्म्स आ रहे हैं। सो ये जो इतनी नॉइज़, इतनी केओस है ऑन सोशल मीडिया, वेदर यूट्यूब या इंस्टाग्राम, तो उसके थॉट प्रोसेस क्या है आपके? बहुत अच्छा है ना, इतनी नॉइज़ है। हर आदमी को इंश्योरेंस मिल जा रहा है, हर आदमी कुछ तो इन्वेस्ट कर पा रहा है, कुछ तो इन्फ्लेशन से बीट कर पा रहा है, मार्केट चल रही है, सब कुछ चल रहा है। अच्छा है, अगर ये अगर शोर नहीं मचेगा ना, तो अवेयरनेस नहीं फैलेगी। अवेयरनेस फैलने के लिए वो डुगडुगी बजनी चाहिए। याद करिए भगत सिंह ने बम फेंका था, कहा था कि आवाज़ आनी चाहिए। तो ये बम फेंकना, तो उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है, लेकिन कुछ पॉजिटिव होता है। बहुत अच्छा हो रहा है, जितने भी इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं उनके लिए एक प्रोफेशन बन रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं। मेरे फादर ने एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, वो भी ख़त्म हो गई। पहले इंश्योरेंस पॉलिसी 65 तक सारी पॉलिसियाँ सीज हो जाती थी, अब फुल लाइफ पॉलिसीज़, बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं इंश्योरेंस में। और ये नॉइज़ नहीं क्रिएट होगा ना, तो अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाएंगे आपको। अभी गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई की बात की कि 100% एफडीआई के साथ इंश्योरेंस कंपनी आएगी। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि अगर इस कंपटीशन नहीं डेवलप होगा ना, तो एट द एंड जो एंड यूज़र है ना, उसको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। हम चाहते हैं उसको सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट मिले, जो प्रोडक्ट उसकी लाइफ के कई सारी प्रॉब्लम्स को दूर करे। मोनोपोली नहीं चलनी चाहिए किसी भी सेक्टर में, और इंश्योरेंस में अच्छा है कि डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। अब इंडिया में हम 24 से 26 इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। यही यूएस में अगर हम देखें तो 200-300 कंपनीज़ हैं। तब यहाँ बहुत स्कोप है, तो ये नॉइज़ चलनी चाहिए हर एंड यूज़र को। बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, जो आईआरडीए उसको सपोर्ट कर रही है, कि बाय द एंड ऑफ 2047 हर आदमी का इंश्योरेंस होना है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक सामाजिक सुरक्षा के लिए जो गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री की योजना है इंश्योरेंस की, ये सब बहुत अच्छा है। आयुष्मान योजना है, क्योंकि एक चीज़ समझिए, ये सोशल सिक्योरिटी ना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री को। कभी भी आप डेवलप नहीं हो सकते हो जब तक आपके पास सोशल सिक्योरिटी ना हो। तो ये केओस हो, कुछ लोग अपने से अफोर्ड कर पाए। अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी खत्म कर दी, 18% की जीएसटी सीधे खत्म कर दी। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि कुछ लोग को गवर्नमेंट दे दे, कुछ लोग खुद से अवेयर होकर खरीद ले। तो अगर सारे लोग इंश्योर्ड हो जाएंगे, तो ये सोशल सिक्योरिटी बनाएगी सबके लिए, पूरा इकोसिस्टम अच्छा चलेगा। तो सबका साथ सबका विकास ये हो रहा है, ये अच्छा है। एक क्वेश्चन था सर, जैसे आपके प्लेटफॉर्म पे एआई का क्या रोल प्ले चल रहा है? देखिए एआई क्या करती है, एआई बस कंपेयर कर देती है चीज़ों को, तो वो हम भी यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं हमें भी ज़रूरत पड़ती है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह कोलेक्ट करके हम उसकी कंपैरिजन कर लें, तो वो ज़रूरत हमें भी पड़ती है कभी कभी अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए। तो एआई हमेशा यूज़फुल है, और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो एआई का बहुत इस्तेमाल होना है। जैसे अभी कई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एआई का यूज़ कर रही हैं कि क्लेम सेटलमेंट में एआई यूज़ करने से उनका क्लेम सेटलमेंट फास्टर हो जाएगा, डेटा को एनालिसिस करना फास्टर हो जाएगा। तो अच्छा है, एआई का यूज़ बढ़िया है, और वो हमें भी ज़रूरत है, हम भी अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। तो एआई ने कम्युनिकेशन फास्ट कर दिया, तो ज़रूरतों को हम तेज़ी से समझ पाते हैं और तेज़ी से चीज़ों को मतलब रिएक्ट कर पाते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। मतलब रिलेटिवली मेरे ख्याल से जो प्रोसेस में ज़्यादा टाइमिंग लगना हाँ, था, हाँ, उस हाँ, हाँ। प्रोसेस को बहुत इंश्योरेंस आसान, में भी कम कर रहा है। बहुत आसान कर दिया। अब कोई कस्टमर चेन्नई में बैठा है, कोई कस्टमर मान लो दुबई में बैठा है, उसको कोई भी चीज़ देनी है हमें, तो उससे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, फास्टर कनेक्शन है, हम उनको चीज़ें बता पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एआई ने आसान कर दी। कम्युनिकेशन को जितना आसान करोगे, डेवलपमेंट उतना तेज होगा। चाहे वो रोड कम्युनिकेशन हो, चाहे वो कम्युनिकेशन मतलब रोड से या ट्रांसपोर्ट हो या राइट। कम्युनिकेशन हो, तो जितना कम्युनिकेशन फास्ट होगा उतना डेवलप होंगे। तो एआई आना चाहिए, अच्छी चीज़ है। हाँ ठीक है, उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो आगे आने वाले दिनों में दूर हो जाएंगे। दुनिया अच्छी है। सबसे अच्छी बात बताऊँ, दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे, एक बहुत अच्छे। तो आज जो भी कुछ है वो अच्छा है या बहुत अच्छा है, हमें डिसाइड करना है कि बहुत अच्छा चाहिए कि अच्छा चाहिए। So I guess this has been very incredible for our listeners and obviously मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। For
आवर ऑडियंस, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि इंश्योरेंस का एक मेन कोर पर्पस है टू गेट योरसेल्फ कवर्ड फ्रॉम एनी एंड एवरी सॉर्ट ऑफ लॉस। सो आप अपना इंश्योरेंस चूज करते टाइम बी वेरी अवेयर, सारे प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी प्लेटफॉर्म पे आइए, पहले आप कंपैरिजंस कर लीजिए, बात कर लीजिए, कंसल्टेंट से बात कर लीजिए। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको फाइनली लेना कहाँ से है। क्योंकि एक इंश्योरेंस सिर्फ एक इंश्योरेंस नहीं है, वो एक परिवार की नींव है। कल को जो ब्रेड अर्नर है, अगर उसे कल को कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज़ का सिचुएशन आगे या पीछे हो जाए, जो कि बहुत कॉमन है आज के टाइम में, तो कैसे फैमिली रन करेगी? उस चीज़ के लिए ब्रेड अर्नर को इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है इंश्योरेंस के बारे में। एंड आई थिंक वेल्थ वैली इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। डू ट्राई इट आउट, डू टेस्ट इट आउट वंस, एटलीस्ट एक बार आप कनेक्ट करो, कनेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर करो। अगर आपके डाउट्स क्लियर होते टाइम आपको ये लगता है कि दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर यू, देन प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। एंड इसमें म्यूचुअल फंड्स और भी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। वेल्थ वैली इज़ अ वेरी डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म जो आपके सारे फाइनेंशियल नीड्स को एक जगह पे लेके आता है। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू अजीत सर फॉर दिस।